Good afternoon, everyone. Okay. So, am I audible? So, from today, we'll look into this first topic, emergence of sociology. तो कोई भी डिसिप्लिन जब इमर्ज होता है, क्यों इमर्ज होता है? नए डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ती है? किस तरह का फॉल्ट? कि वो डिसिप्लिन उसको स्टडी नहीं कर पाएगा, उसके पास टूल्स नहीं होंगे। जैसे आप देखो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग क्या होता है? अप्लाइड साइंसेज होता है। तो जो नेचुरल साइंसेज है, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या है? नेचुरल साइंसेज है। नेचुरल साइंसेज का मीनिंग क्या हुआ? नहीं, वो तो कोई भी साइंस सेम रहेगा। वो तो कोई भी, वो तो इंजीनियरिंग साइंस भी सेम होगा। जो कार यहाँ पे चलेगी वही कार यूएस में भी चलेगी। तो नेचुरल साइंस क्या होता है? नहीं, अप्लाइड साइंस को अभी हम छोड़ देते हैं। आप बताइए नेचुरल साइंस क्या होता है? मान लीजिए अप्लाइड साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेचुरल साइंस के बाद अप्लाइड साइंस आया होगा, तो उसका क्या डिफिनेशन होगा? नहीं, देखिए, साइंस कहाँ से इमर्ज होता है? हाँ, नेचर से साइंस इमर्ज होता है। ह्यूमन क्यूरियोसिटी सबसे पहले क्या खोजेगी? यही खोजेगी ना कि बारिश इसी मौसम में क्यों होता है। जब हम गिर क्यों जाते हैं ज़मीन पे, या कोई फल नीचे क्यों गिरता है? सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं। एटम्स, जितने भी आप देखते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सारे क्या नेचर के पार्ट हैं सारे। तो जो साइंस इसको स्टडी करेगा, इसके पैटर्न को देखेगा, उसको हम नेचुरल साइंस बोलेंगे। अप्लाइड साइंस क्या होगा? जब इन्हीं हम नेचुरल साइंसेस को यूज करके कुछ यूजफुल बनाएंगे। जैसे ये लैपटॉप है, तो नेचुरल साइंस ये बता सकता है कि कम्युनिकेशन कैसे मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन वो बना नहीं सकता। उसके लिए क्या होगा? अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, जिसको उसका एप्लीकेशन पता है, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेगा। इसीलिए क्या होता है कि कैपिटलिज्म, जो अभी का जो सिस्टम है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या होता है? आप घर से बाहर निकल के जॉब ढूंढते हो। कैपिटलिज्म से पहले क्या सिस्टम था? प्री जो फ्यूडल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, हाउस होल्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था। इसको ये भी बोलते हैं ओइकोनोमिया। तो हाउस होल्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सपोज आई एम ए फार्मर, आई एम द लैंड ओनर, सो आई विल हैव लेबरर्स अटैच टू माई फैमिली। वो मेरे यहाँ ही बस काम करे, वो किसी और के यहाँ काम नहीं। ये जजमानी सिस्टम जैसे इंडिया में चलती थी। तो वो कहाँ काम कर रहा है? उसी लॉर्ड के यहाँ वो काम कर रहा है। तो क्या था? हाउस होल्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट था। घर में ही प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? घर में हो रहा है। अभी भी आप किसी फार्मर के यहाँ जाएंगे तो उनके घर में ही सारा प्रोडक्शन होगा। घर का जो लेबर है वो यूज होगा, और साथ में जो अटैच्ड लेबर है। कैपिटलिज्म ने क्या किया? इट मूव्ड द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू पब्लिक प्लेसेस। तो आप क्या करते हो? आप जॉब खोजते हो। तो जॉब किस चीज़ का खोजोगे? जो कंपनी कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ काम का बनाएगी, उसी में तो जॉब होगा ना। जैसे कोई ये पेन बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, फ़ोन बना रहा है, तो वो क्या अप्लाइड साइंसेज हो गया। नेचुरल साइंसेज बस आपको बताएगी कि ये फेनोमेना ऐसे काम करता है। हीट का मतलब ये है, टेम्परेचर का मतलब ये है। ज्योग्राफी क्या है? नेचुरल फेनोमेना को बताता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है? नेचुरल फेनोमेना को बताता है। तो अप्लाइड साइंसेज का रोल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। इनोवेशंस पढ़ते हो ना जीएस में, कि इंडिया में इनोवेशन कम है, नहीं हो पा रहा है उस तरह जिस तरह से हम देखते हैं नॉर्डिक कंट्रीज और डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडियन इनोवेशन इज लैगिंग बिहाइंड। क्यों लैगिंग बिहाइंड? क्योंकि अप्लाइड साइंसेज में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। नेचुरल साइंसेज में हम अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अप्लाइड साइंसेज में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसरो किसका एग्जाम्पल है? अप्लाइड साइंसेज का एग्जाम्पल है। तो जब हम साइंस बोलते हैं ना, तो साइंस तीन तरह के होते हैं। बताइए कौन कौन से? नेचुरल, अप्लाइड पता है आपको, तीसरा कौन सा होगा?
वो तो अप्लाइड साइंस हो गया। एक होता है प्योर साइंस। इसके बाद आता है नेचुरल साइंस एंड अप्लाइड साइंस। व्हाट इज प्योर साइंस? जीरो क्या होता है? जीरो, इसमें जीरो क्या है? इसका वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो फिर ये टेबल में है क्यों? नहीं होता क्या, प्योर साइंस क्या करता है, वो फिलॉसफीज बताता है। जैसे एआई है, एआई अप्लाइड साइंस में अभी काम नहीं हो रहा है कि मशीन को कॉन्शियसनेस कैसे जाएगा या मशीन के पास कॉन्शियसनेस हो सकती है, ये आइडिया कहाँ इमर्ज होगा? प्योर साइंस में इमर्ज होगा। उसके 200-250 साल बाद वो आइडिया कहाँ आएगा? अप्लाइड साइंसेज में आएगा। तो प्योर साइंस क्या करेगा? फिलॉसफी बताएगा, वो नए मेथड्स देगा, टूल्स देगा आपको, फ्यूचरिस्टिक एजम्पशंस देगा। जैसे एआई की बात आज से तो नहीं हो रही है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हो रही है एआई की बात। तो वो आ कहाँ से रहा है कि मशीन्स कैन हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन्स कैन ऑल्सो बिहेव इन द सिमिलर वे ह्यूमंस बिहेव। ये क्या एक, आपको नहीं लग रहा है एक इमेजिनेटिव आइडिया है, एक फिलोसफिकल आइडिया है? क्योंकि मशीन तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है ना अभी तक। तो सबसे पहले आइडिया इमर्ज होंगे प्योर साइंसेस में, नेचुरल साइंसेज उन फिनोमेना को देखेगा, अप्लाइड साइंसेस उसको क्या करेगा? यूज करेगा। तो जब हम, अब क्या है कि इस तरह देखें, साइंस के भी डिसिप्लिन चेंज हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं इंडियन साइंस की, वो कौन सा है? वो प्योर साइंस है। वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है? वो जीरो का कॉन्सेप्ट दे रहा है। मैथ्स बन गया, क्रिएट हो गया ना मैथ का कॉन्सेप्ट कि जीरो हो गया, अब हम काउंट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हो गया प्योर साइंस। लेकिन अब इस जीरो का यूज क्या है? वो अप्लाइड साइंस बताएगा कि अगर हम एक मेजरमेंट का यूनिट उन्होंने निकाल दिया कि 1 kg इतना ग्राम, सारे तो इमेजिनेटिव है ना, ऐसे नेचर में थोड़ी ही है 1 kg। तो अप्लाइड साइंस क्या करता है? उसको क्लासीफाई करके उस तरह से देखता है। तो कोई भी डिसिप्लिन तब इमर्ज होगा जब वो नए फिनोमिनन्स को या जो इमर्जेंस इवोल्यूशन हो रहा है उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो हर डिसिप्लिन क्या होगा? एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में इमर्ज होगा। कहाँ से इमर्ज होगा? जिस तरह की इकॉनमी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उसके हिसाब से नया डिसिप्लिन इमर्ज होगा। जैसे अभी आप देखो एक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है पब्लिक पॉलिसी। क्या करता है पब्लिक पॉलिसी? आप लोग भी जाके पॉलिसी बनाओगे ना? नहीं, पहले तो पॉलिसी बनाना है कि क्या होगा। तो पब्लिक पॉलिसी से पहले कौन सा डिसिप्लिन ये पॉलिसीज बनाता था? कोई तो बनाता होगा ना। पब्लिक पॉलिसी तो अभी 10 साल में इमर्ज हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता था। लेकिन अभी क्या हो गया? सोसाइटी स्पेशलाइज हो गई। आपको सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स भी चाहिए, आपको हिस्टोरिकल भी चाहिए और इकोनॉमिकल पॉइंट भी चाहिए। तो एक डिसिप्लिन सारे डिसिप्लिन्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने नया डिसिप्लिन बनाया जो सोशियोलॉजी भी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो पॉलिसीज़ बनाए। तो पॉलिसीज़ तो बढ़िया होंगे उसके बाद, क्योंकि वो सारे जगह से इनपुट ले रहा है। तो इनपुट पब्लिक पॉलिसी इमर्ज क्यों हुआ? इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि जो अभी के जो डिसिप्लिन्स थे वो बहुत अच्छे से पब्लिक पॉलिसीज़ को नहीं बना पा रहे थे। जैसे आप देखोगे इंडिया की पब्लिक पॉलिसी, वुमेन पे कोई फोकस था ही नहीं। उनको लगा जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल गो इक्वली टू men and women and other genders. Sociologists came and said that women are not the beneficiaries of state welfare. Rather, state welfare is creating spaces for violence against women. Violence against women कैसे? कि women सिंगल, कोई women है, मेल मेंबर्स उसके माइग्रेट होके सिटीज में चले गए हैं, वो जब वेलफेयर लेने गई अपनी फैमिली के लिए तो उसको कमज़ोर समझ करके नहीं दिया वेलफेयर, तो वायलेंस हुआ उसके साथ। तो सोशियो भी जब इमर्ज हो रहा है तो एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में इमर्ज हो रहा है। वो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड क्या था? सो मेनी न्यू चेंजेस वेयर इमर्जिंग इन यूरोप, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप, एंड दीज चेंजेस वेयर इमर्जिंग एज ए काउंटर टू द रूल ऑफ चर्च। चर्च क्या कर रहा था? रूल कर रहा था वहाँ पे। चर्च कैसे करेगा रूल? अब हम उसको देखते हैं कि यूरोप में हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे कैसे आए।
तो यूरोप को हम तीन तीन फेजेज में देखते हैं। एक है गोल्डन फेज, जब हम ग्रीक एम्पायर्स की बात करते हैं, आज भी आप देखते होंगे ना, जो मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया जो है, वो कैसे दिखाता है एक गोल्डन फेज। इंडिया की आप देखो, एंशिएंट फेज को एक गोल्डन फेज बोलते हैं। तो इंडिया में भी क्यों गोल्डन फेज बोलते हैं? ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे लुक्ड एट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोप। उनको लगा जैसे यूरोप में गोल्डन फेज था एंशिएंट टाइम में, वैसे इंडिया में भी गोल्डन फेज है। बीच का उन्होंने बोल दिया डार्क फेज, जिसको मिडिवल यूरोप बोलते हैं। तो डार्क फेज का मीनिंग क्या हुआ? डार्क फेज इज जनरली एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ रिलीजन। रिलीजन जिस भी सोसाइटी में होगी पावरफुल, वो सोसाइटी एक डार्क फेज में होगी। डार्क फेज में क्यों होगी? सुपरस्टिशन होगा, आप साइंस यूज नहीं कर सकते हो, बिलीफ सिस्टम को आप काउंटर नहीं कर सकते हो, ह्यूमन विल नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन। आप किसी से डिबेट कर रहे हो, बोल देगा नहीं ये तो गॉड ने किया, डिबेट खत्म हो गया ना। तो ये क्या है कि उस तरह से, इसलिए इसको डार्क फेज बोला जाता है। देन केम कंटेम्पररी फेज which is called modern phase. So why they call this phase as golden phase, especially the Greco-Roman empires. So suddenly when church was ruling Europe, or church was the most powerful institution in the Europe, so people were like frustrated with the rule of church. So they started looking at this classical phase, the ancient phase. क्यों कर रहे थे? वो देख रहे थे कि वहाँ की फिलॉसफी क्या थी, वहाँ पे इतना अधिक ग्रोथ कैसे था, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना अधिक कैसे हो रहा है। आप सोचो, एरिस्टोटल बात कर रहा है, इवन इन द प्री क्रिश्चियन एरा ही इज टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ स्टेट। तो ये क्या दिखाता है? एक प्रोग्रेसिव आइडियाज को दिखाता है। सो there was renewed interest in this golden phase or the philosophies of classical antiquities. Like they started reading कि एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, और उनके पास बहुत सारे वर्क्स थे भी नहीं क्लासिकल फेज के। वर्क कहाँ चले गए थे? तो कुछ वर्क मिडिल ईस्ट में बचे हुए थे, जो वो ट्रांसलेट करके यूज कर रहे थे। और एक साथ डार्क फेज जब आएगा, तो यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ चर्च, यहाँ पे रूल ऑफ आइडियाज। सो दे सेड दैट, जो वहाँ पे जो फिलोसफर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बोला कि मेनी एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी वर प्रेजेंट इन द एंशिएंट फेज, इन द गोल्डन फेज। मॉडर्निटी का आइडिया कैसे? स्टेट का आइडिया था, एक डेमोक्रेसी, आज की तरह का डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन आप जब उस एम्पायर में देखोगे एक डेमोक्रेटिक वे में असेंबली को सेलेक्ट किया जाता था। मोनार्की सुपर पावरफुल नहीं होता था। मोनार्की कहाँ से शुरू होता है? मिडिवल टाइम पीरियड से सुपर पावरफुल मोनार्की चालू होता है। मतलब किंग जो है, किंग वो क्या है? जुडिशियल पावर भी उसी के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर भी उसके पास है। हाँ, वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी, वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। क्लासिकल पीरियड में ऐसा नहीं था। लोग, ओलिगार्की था, ऐसा नहीं था हर कोई वोट करते थे, लेकिन कुछ लोग वोट करते थे, उस पर लोगों को चुनते थे, वो डिसाइड करते थे कि आगे का डिसीजंस क्या होंगे। तो इन्होंने बोला कि जो मिडिवल पीरियड है उसमें हम काफ़ी रिग्रेसिव हो गए। और रिग्रेसिव क्यों हुए? बिकॉज रिलीजन शोड इट्स ट्रू कैरेक्टर। ट्रू कैरेक्टर, क्योंकि उस समय बहुत अधिक क्रिटिक हो रहा था रिलीजन का। तो उन्होंने बोला कि ट्रू कैरेक्टर क्या? रिलीजन विल ऑलवेज बी विद द डोमिनेंट पीपल, डोमिनेंट ग्रुप। कहाँ रहेगा रिलीजन? आप कभी भी देख लो, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी रिलीजन हमेशा डोमिनेंट ग्रुप के पास होगा। आप क्या होंगे? आप बस उसके फुट सोल्जर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, बिलीवर हो सकते हैं, लेकिन रिलीजन की पावर आप यूज नहीं कर सकते हैं। यूज कौन करे? रिलीजियस गुरुज यूज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज यूज करेंगे रिलीजन की पावर। आप क्या होंगे? उनके जो सेक्रीफाइस के जो मटेरियल हैं वो होंगे, जो एक कॉमन मास है। तो हम ये भी देखेंगे, लेकिन रिलीजन तो हमेशा ऐसा था नहीं। रिलीजन किसके लिए बना था? रिलीजन किस चीज़ की बात करता है? तो इक्वालिटी की बात नहीं करता, इक्वालिटी बहुत मॉडर्न नहीं, इक्वालिटी तो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया।
रिलीजन बात करता है जो सोसाइटी में मिजरीज है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, होपलेस को होप कैसे दिया जाए। अगर कोई कुछ प्लेग फैल जाती है, जैसे कोविड आ जाता है, आप सोचो एंशियंट टाइम में कोविड होता तो क्या होता, भगवान की पूजा चालू हो जाती, क्योंकि आपके पास कोई और इंस्टीट्यूशन है नहीं, तो आप रिलीजन के पास जाते हो, आप सुपर नेचुरल इंटरवेंशन के पास जाते हो। सो दीज फिलोसफर्स also talked about the changing role of religion. For religion, which was working for the masses, became a part of power center. तो उसकी भी ये लोग बात करेंगे। तो जो गोल्डन फेज था उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि सोसाइटी को कैसे वो देखते थे, सोशल चेंजेस को वो कैसे देखते थे। जैसे इंडिया में भी आप गोल्डन फेज का आइडिया देखोगे तो जब ब्रिटिशर्स आए, अर्थशास्त्र पहली बार इंडियंस को मिला, इनको पता भी नहीं था कि अर्थशास्त्र है, उन्होंने खोजा। जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ा गया, हमने एंशियंट टाइम के बारे में जाना। तो वो क्यों जाना, क्योंकि उनको लगता था कि सिविलाइजेशन कहीं न कहीं से शुरू हुई होगी वर्ल्ड में। एक आइडिया था उस टाइम, जो मॉडर्न आइडिया है कि सिविलाइजेशन का कोई सेंटर होगा। तो सिविलाइजेशन started from this place and moved to other places of the world. और उनका ये मानना था कि सिविलाइजेशन कहाँ से शुरुआत हुआ होगा, तो वो बोलते थे इजिप्ट के आसपास कहीं से शुरू हुई होगी सिविलाइजेशन। हाँ, क्यों? फर्स्ट थिंग, इजिप्ट वाज नियर टू यूरोप, तो वो अपने आप को लेजिटिमाइज कर सकते हैं कि वो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। और दूसरा ये था कि इजिप्ट में उस टाइम बहुत सारे मिल भी रहे थे एविडेंसेस, क्योंकि ब्रिटिश जो भी यूरोपियंस थे वो खोज रहे थे कि ओरिजिन क्या है सिविलाइजेशन का, कुछ तो ओरिजिन होगा ना, कि जिस फॉर्म में आज हम हैं उसका कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा, तो उसको खोज रहे थे। इंडिया है, इंडिया में उनको उससे भी पुराना मिल गया, तो उन्होंने क्या थ्योरी दिया कि यूरोपियंस और ये सब एक ही है, आर्यंस और यूरोपियंस एक ही हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेजिटिमाइज करना था, वो सुपीरियर हैं। वो इसके लिए नहीं कि एक इंडियन सुपीरियर है, वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए उन्होंने इस तरह किया। इसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म। और यूरोसेंट्रिक बायस। तो ये सब टर्म ना आप अभी लिख लो, आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। यूरोसेंट्रिसिज्म मतलब क्या हुआ कि यूरोप के लेंस से देखना, मतलब जिस तरह से यूरोप में सोशल चेंजेज हुए हैं उसी तरह अदर सोसाइटीज में भी होंगे। वही यूरोसेंट्रिसिज्म आपको कहाँ दिखेगा? सारी थ्योरीज में दिखेगा। मार्क्स बोलेगा कम्युनिज्म आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, तो वहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे यूरोसेंट्रिक बायस है। क्यों? यूरोप के पास तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं, तो उनके लिए तो क्लास में कन्वर्ट होना आसान है। हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ और भी अलग तरह के रूल्स हैं। तो इसको बोलते हैं कि लेंस से देखना, यूरोपियन लेंस से देखना, तो यूरोसेंट्रिक हो गया। और जब भी ये सब टर्म यूज होता है तो निगेटिव है टर्म यूरोसेंट्रिक, मतलब आप रियलिटी तो नहीं दिखा रहे हो ना जब आप यूरोप के लेंस से देख रहे हो। तो हमेशा पावरफुल जब यूज करेगा कोई भी टर्म, उसको हम निगेटिव तौर पे देखेंगे। तो यूरोसेंट्रिसिज्म कौन का? यूरोप पावरफुल था तो वो कर रहा है। तो सोशियोलॉजी ऑल्सो इमर्ज्ड इन वेरियस अपहीवल्स इन मॉडर्न, इन स्पेशली इन 13th सेंचुरी, 13th 14th सब उसमें बहुत अधिक हिस्टोरिकल डिबेट है। सम सेज इट फ्रॉम 13th to 16th सेंचुरी, सम से 14th to 16th 18th सेंचुरी, तो डिबेट है, लेकिन हम मान के चलते हैं 13 से 18th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि गोल्डन फेज में आइडिया ऑफ सोसाइटी स्टेट क्या था। सो फर्स्ट थिंकर इज एरिस्टोटल। नाम सुना है आपने एरिस्टोटल का? कौन थे एरिस्टोटल? हाँ नहीं, इमरजेंस, हाँ इमरजेंस भी हम देखेंगे कि देखिए इमरजेंस हो रहा है, क्लासिकल आइडियाज़ को वापस रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पहले क्लासिकल आइडियाज़ को जानेंगे, क्योंकि एनलाइटन रेनासा थॉट वाले सारे इसी की बात करते हैं। तो एरिस्टोटल क्या था? देखिए उस टाइम एक इंटेलेक्चुअल था, बात होती थी इंटेलेक्चुअल की। इस तरह से डिसिप्लिन बने नहीं थे, फिलोसफी साइंस ये सब कुछ इमर्ज हुआ नहीं था। हर कोई इंटेलेक्चुअल होता था, जो भी लिख रहा है पढ़ रहा है, तो इसको इंटेलेक्चुअल बोलते थे। So Aristotle said that when we talk about change in society,
then these changes are introduced by nature. So all the changes are introduced by nature, but not all changes are designed by the nature. कुछ changes क्या होंगे, वो आपको डिविएंस दिखेगा, आपको एवरेशन दिखेगा. जैसे मान लो बारिश हो जाना नवंबर में, तो आपको लगा ना कि अभी 3-4 दिन बारिश हो रही, तो आपको लगा ना क्यों हो रहा है. तो एरिस्टोटल ने बोला जैसे एक पेंटर है, तो वो भी तो कई बार गलत पेंटिंग कर देता है. तो नेचर में भी ना कई बार हमको कुछ कुछ एब्रेशंस दिखते हैं. बाकी लेकिन क्या होगा उस एब्रेशंस के अलावा, सारा एक पैटर्न प्रोसेस होगा. तो नेचर के जो इम्पैक्ट हैं, सो एक पैटर्न प्रोसेस है और ऑर्डरली प्रोसेस है और एक डिसऑर्डरली प्रोसेस है. तो सुनामी आ गया, तो एरिस्टोटल के हिसाब से क्या हो गया कि नेचर की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जो आना था वो चेंज नहीं आ पाया, इसलिए हमको इस तरह का दिख रहा है. सो एरिस्टोटल सेड दैट दिस पैटर्न और ऑर्डरली प्रोसेस कैन बी स्टडीड बाय साइंटिफिक थ्योरीज. क्योंकि जब हमको ये पता चल गया कि नेचर का एक पैटर्न है, तो हम एक थ्योरी बना सकते हैं कि इस महीने बारिश होगी और इस महीने बारिश नहीं होगी, इस महीने ठंड होगा, इस महीने जो टेम्परेचर हाई होगा, बना सकते हैं. तो उसने बोला इन पैटर्न को हम साइंस के थ्रू पढ़ सकते हैं. दे आर पार्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कोर्स. जो डिसऑर्डरली पैटर्न है, दे आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कोर्स. इसको हम क्या कर सकते हैं, साइंस से नहीं पढ़ सकते हैं. सो एरिस्टोटल सेड दैट ये जो डिसऑर्डरली पैटर्न है बहुत कम है, और दीज आर नॉट इंटरेस्ट टू इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि इसको पढ़े कोई फायदा है नहीं. ये तो आज कुछ होगा, कल कुछ और होगा. हमको क्या देखना है, जो ऑर्डरली पैटर्न है हमको उसको पढ़ना है. एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, कोई रिलीजन की बात नहीं, कोई गॉड की बात नहीं, कोई सुपर नेचुरल की बात नहीं है. किस चीज़ की बात है कि जो भी फिनोमेना है सारे नेचुरल, हमने मान लिया नेचुरल, एक लॉ है, नेचुरल लॉ, उसके हिसाब से होता है. समटाइम्स देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस नेचुरल लॉ विच कैन नॉट बी स्टडीड बाय द साइंटिफिक डिस्कोर्स. तो उसने क्या कर दिया, साइंस को एस्टैब्लिश कर दिया. यहाँ पे सोचिए कब हो रहा है, प्री क्रिश्चियन एरा में हो रहा है. वहाँ पे साइंस की बातें हो रही है. नहीं मॉडर्न नहीं, ये एरिस्टोटल तो प्री क्रिश्चियन एरा में है, जब ग्रीक एम्पायर्स थे उस टाइम में, जब अभी क्रिश्चियनिटी और ये सब रिलीजन डेवलप भी, इमर्ज भी नहीं हुए, तब की बात है. उस टाइम वो बात कर रहा है कि हम इस तरह से देख सकते हैं. उसने नेचर की बात की. देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट. सो एट दैट टाइम द आइडिया ऑफ स्टेट वॉज वेरी डिफरेंट. सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था. क्या होता है सिटी स्टेट? पॉलिटी तो पढ़ा है ना आपने? हाँ, तो स्टेट तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ना. जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर क्या एक सिटी है, वही स्टेट भी है ना. तो क्या होता था, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे. नहीं, दिल्ली तो इंडिया स्टेट है ना, दिल्ली स्टेट नहीं है ना. सिंगापुर तो अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट है, लेकिन क्या है वो एक सिटी है जो कि स्टेट है. हाँ, तो उस टाइम क्या होते थे, सिटी स्टेट से कॉन्सेप्ट होते थे. क्या हांगकांग, हाँ बोल सकते हैं हांगकांग को. तो सिटी स्टेट. तो एरिस्टोटल सेड दैट individuals do not create society or individuals do not create a state, rather state creates individual. जैसे आप देखो इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग सोसाइटी से आए हैं, हर कोई अलग तरीके से बिहेव करता है. किसी भी चीज़ आपके लिए, आप जो मीनिंग्स इम्प्यूट करें, जैसे खाना ही है, आपका खाना अलग होगा, इनका खाना अलग होगा, अलग अलग कल्चर में. तो आपके जो भी कपड़ों के चॉइसेस होंगे, जो जो एस्पिरेशंस होंगे, सारे आपको कौन दे रहा है? सोसाइटी दे रहा है. सो सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स. हम सोसाइटी क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को हम क्यों नहीं पढ़ते. सोशियोलॉजी बोलते हैं इंडिविजुअल बनता किससे? सोसाइटी से बनता है. आप अगर अपनी सोसाइटी में जाओगे और बोलोगे आज से हम ये सब सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के, मेरे अपने नए रूल्स हैं, तो आपको सोसाइटी क्या करेगा?
निकाल देगा। तो इसीलिए क्या है कि सोसाइटी क्रिएट्स करता है इंडिविजुअल को, इसलिए सोशियोलॉजी किसको पढ़ती है? उस कम्युनिटी को पढ़ती है, सोसाइटी को पढ़ती है। वो मानते हैं इंडिविजुअल का क्या बेसिस है? इंडिविजुअल कोई बेसिस नहीं। इंडिविजुअल थोड़े मोरे छोटे डिसीजंस ले सकता है, जिसको हम लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकते। उसको कौन पढ़ेगा? साइकोलॉजी पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइकोलॉजी कैसे पढ़ेगा उसको? वो पढ़ेगा इसको एक इन द सेंस ऑफ डिसऑर्डर, इन द सेंस ऑफ डिजीज, कि ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा लोगों की बात। सोशियोलॉजी वो बोले कि इंडिविजुअल के पास एजेंसी है, वो करना चाहे कर सकता है, लेकिन जनरल क्या टर्म होता है कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं आप उसको फॉलो करेंगे। सो ही सेड दैट फैमिली जो है सबसे पहला एसोसिएशन बनता है। फैमिली क्या है? सबसे पहला एसोसिएशन बनेगा किसी भी सोसाइटी में। सबसे पहले जो 4-5 लोग एक साथ कहाँ आएंगे? एक फैमिली सिस्टम में। बोलो दिस फैमिली, जब बहुत सारे फैमिली एक साथ आ जाएंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ए विलेज। विलेज में क्या होता है कि बहुत सारे फैमिली होंगे, तो वो क्या हो जाता है? विलेज हो जाता है। जैसे एक विलेज में जहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये एक विलेज है, और यहाँ पे एक फैमिली इधर रह रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, ऐसे रह रहा है। तो बहुत सारे जब फैमिलीज एक साथ आएंगे, तो अरिस्टोटल ने बोला उससे विलेज कन्वर्ट होता है। एंड व्हेन मेनी विलेजेस कम टुगेदर, देन सिटी स्टेट्स आर क्रिएटेड। सो फैमिलीज आर कमिंग टुगेदर, क्या हो रहा है? विलेज क्रिएट हो रहा है। व्हेन मेनी विलेजेस आर कमिंग टुगेदर, तो क्या क्रिएट हो रहा है? सिटी स्टेट क्रिएट हो रहा है। And he said that individuals who cannot have any relationship with the city state is either animal or God. अगर आप ये बोलते हो कि हमको इस सिटी स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तो अरिस्टोटल का बोलना है या तो आप जानवर हो या आप भगवान हो। आप दो ही चीज़ हो सकते हो, बिकॉज ओनली द टू, एनिमल्स एंड गॉड्स, डू नॉट नीड सोसाइटी। समझ गए? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, लोग बोलते हैं ना जानवर बन गया है वो समाज में, क्योंकि ये कोई बात मान नहीं रहा है। तो उसी तरह एरिस्टोटल भी बोलता है कि समवन इज नॉट इन रिलेशनशिप विद द स्टेट, देन ईदर ही इज एन एनिमल और ए गॉड। हाँ, या जानवर हो, तो उनका ये बोलना है। हाँ हाँ, जो इंट्रोवर्ट्स, क्या? नहीं, अलग रहना अलग है, अलग रहना अलग बात। जैसे हाँ, जो रिनंसिएट है, जो सेंट्स हैं, जो सोसाइटी को छोड़ देते हैं, तो उनको वो कहाँ रख रहा है? गॉड में रख रहा है, क्योंकि वो सोशल एक्सचेंजेस के भी पार्ट नहीं है। उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उनको स्टेटस नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया? रिनंसिएट हो गए। हाँ, वो क्या हो जाएंगे? वो उस गॉड में चले जाएंगे वो। लेकिन वो बोला एक इंडिविजुअल जो इसी सोसाइटी में रहता है, लेकिन फिर भी इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, लॉज को फॉलो नहीं करेगा, जो नॉर्म्स वैल्यूज को फॉलो नहीं करेगा, वो भी एनिमल या गॉड हो सकता है। वो कोई जज नहीं कर रहा है। नहीं, इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं कि वो रूल्स को फॉलो करते ही हैं। जैसे रूल्स फॉलो नहीं करने वाले को आज हम क्रिमिनल बोलते हैं, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो तो यही है ना। क्या? अगर कोई इंटेलेक्चुअल है, अगर वो नए आइडियाज़ दे रहा है, वो आइडियाज़ बहुत ही कॉन्ट्रेरी है कंटेम्प्रेरी आइडिया के, लेकिन उस आइडिया को तो लोग सुनते हैं ना। हाँ, कभी कभार नहीं सुनते, लेकिन जनरली सुनते हैं सोसाइटीज़ में। तो वो बता रहा है, एरिस्टोटल बता रहा है कि थ्रू दिस प्रोसेस सिटी स्टेट इज डेवलपिंग, सिटी स्टेट इज क्रिएटिंग प्रोग्रेसिव नॉर्म्स। क्योंकि सिटी स्टेट में क्या हो रहा है कि आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनो, तो आपको राइट्स मिल रहे हैं ना, आप भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। तो यहाँ पे एरिस्टोटल का जो आइडिया था वो दो आइडिया है कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। इस टर्म को याद रखिए, इवोल्यूशन आगे बहुत आएगा। किसने दिया था इवोल्यूशन का आइडिया?
डार्विन ने। सोसाइटी में इवोल्यूशन उससे पहले एरिस्टोटल देख रहा है। डार्विन के आइडिया को मॉडर्न टाइम के थिंकर्स ने सोसाइटी में यूज किया, लेकिन एरिस्टोटल उससे पहले इवोल्यूशन दे रहा है ना, वो बता रहा है कि सबसे पहले फैमिली बनेगा, फैमिली से विलेज बनेगा, विलेज से सिटी स्टेट बनेगा। सो इन एंशिएंट टाइम दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रेजेंट। इवोल्यूशन क्या है? मॉडर्न आइडिया है, डार्विन का आइडिया है, दैट वाज प्रेजेंट। प्रोग्रेसिव आइडियाज आप देखो यहाँ पे, डेमोक्रेसी का आइडिया प्रेजेंट है, क्योंकि सिटी स्टेट में सारा डेमोक्रेटिकली हो रहा है। सो दिस वाज एरिस्टोटल्स आइडिया। देन देयर वाज अनदर स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, सेंट ऑगस्टीन। पता है आपको सेंट ऑगस्टीन? नहीं पता है सेंट ऑगस्टीन? एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल, उसका लाइन है, एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। वो बोलता है कि लॉ अनजस्ट है तो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल्स को। तो वहां से बहुत सारे आइडिया। तो सेंट ऑगस्टीन क्या था? एक रिलीजियस स्कॉलर था, रिलीजियस स्कॉलर था। उसने एक बुक लिखी, सिटी ऑफ गॉड। क्या? सेंट AUGUSTINE, सेंट ऑगस्टीन। So Saint Augustine wrote this book, City of God, and he also provided chronological explanation of religious ideas तो उन्होंने क्रोनोलॉजिकली क्या किया? रिलीजियस आइडियाज़ को लाया और उन आइडियाज़ को उन्होंने क्या किया? एक साइंटिफिक बेसिस दिया। उन्होंने एक लॉज के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की कि रिलीजन आपसे यही सब क्यों करवाता है, ऐसे ही रूल्स नॉर्म्स क्यों बनते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? आइडिया ऑफ रीजनिंग। एंड ही सेड दैट ऑल दीज प्रोसेसेस आर dependent on the will of the God. So he believed in God and he said that all these processes जो आप देखते हो सोसाइटी में, नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो कहाँ से? विल ऑफ द गॉड से हो रहा है। तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव है सोसाइटी, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, नेचर जो है वो चेंज होता है, नेचर में चेंजेज आते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेज आते हैं नेचर में। लेकिन वो चेंजेस कहाँ से आते हैं? विल ऑफ द गॉड से आ रहे हैं। और रिलीजियस रूल्स और लॉज को वो क्या कर रहे हैं? उसको एक साइंटिफिक बेसिस दे रहे, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्रिएट होगा, लेकिन वो क्रिएट हो रहा है थियोलॉजी के अंदर ही। यहाँ पे जब सेंट ऑगस्टीन आते हैं, क्रिश्चियनिटी आ चुका है, यहाँ पे बाइबल जो है बहुत ही पावरफुल बुक हो चुकी है। और साथ में क्या होता है कि जो रिलीजन है वो मासेस के लिए काम करना स्टार्ट हो जाता है। अभी रिलीजन बहुत पावरफुल नहीं हुआ है, लेकिन रिलीजन क्या कर रहा है? मासेस के जो पुअर पीपल हैं उनके लिए काम कर रहा है अभी रिलीजन। सो ही टॉक्ड अबाउट, एंड सेंट ऑगस्टीन इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियंस। उनके इसी वर्क पे उनको अर्लीस्ट हिस्टोरियन बोला जाता है। बट ऑल ऑफ दीज, एरिस्टोटल एंड ऑगस्टीन, बिलीव्ड इन दिस साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो चेंज होगा वो कैसा होगा? ऑगस्टीन के हिसाब से साइक्लिकल होगा। जो आज ऊपर है वो फिर नीचे आएगा, डाउनफॉल होगा, फिर वो राइज होगा, फिर डाउनफॉल होगा। सेम हिंदुइज्म आप देखो। सो हिंदुइज्म हैज मेनी सिमिलैरिटीज विद द रिलीजन्स ऑफ एंशिएंट पास्ट ऑफ यूरोप। तो ये हिंदुइज्म में है कि सत्ययुग आएगा सबसे पहले, फिर उसका चेंज होते होते कलयुग, फिर वापस जाएगा। तो साइक्लिकल हो गया ना हिस्ट्री। चेंज क्या है? साइक्लिकल है। So all of these thinkers were trying to explain social reality by using reasoning, scientific explanation। इससे वो क्या कर रहे हैं? इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो आइडिया थे, अचानक से 14th सेंचुरी में लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को अच्छा लगने लगा। उनको लगा यार जो हमारा पास्ट था वो तो काफ़ी प्रोग्रेसिव था, जो एंशिएंट पास्ट था, जो हमारा इमीडिएट पास्ट है और जो प्रेजेंट है वो तो काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि चेंजेज आने
जो चालू हो गए। तो जब ये, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ? गोल्डन एज था, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो नेबरिंग सोसाइटीज़ थी वो अभी भी डेवलप्ड नहीं थे। तो जैसे ही ये सिटी स्टेट प्रॉस्पर होते गए अराउंड ये थर्ड सेंचुरी के अराउंड, जैसे सिटी स्टेट्स प्रॉस्पर हुए, उनको क्या किया, नेबरिंग जो थे उन्होंने वॉर में हरा करके उन पे कब्जा कर लिया। So they invaded on these city estates which were very progressive and established monarchy. Monarchy means now the king will rule over the masses. People will not have any choice in deciding the king. नहीं, इससे पहले जो होता था ना, जो जो रूल करेगा उसको मोनार्क इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि एक काउंसिल होता था। उस काउंसिल ही, जैसे आप अभी हेड हो उस काउंसिल के, आप किंग ही हो, लेकिन अगर आपको वॉर के लिए जाना है तो अगर काउंसिल बोल दिया कि आप वॉर के लिए नहीं जाओगे, अगर आप वॉर के लिए जाते हो तो आप ट्रेटर हो जाओगे। तो यहाँ पे डिसीजन क्या हो रहा है? कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है। अब डिसीजन क्या होगा? अब किंग हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। अब जो किंग बनेगा, क्योंकि अब वो इन सब आइडियाज में बिलीव ही नहीं करता है। बट दो किंग बिकेम ऑटोक्रेटिक, बट रिलीजन वॉज फॉर द मासेस। रिलीजन वॉज टॉकिंग अबाउट द मिजरीज, पॉवर्टीज, वेरियस प्रॉब्लम्स। तो रिलीजन इन सब की बातें उस टाइम कर रहा था। तो अब किंग क्या करेगा? जो रिलीजियस होंगे, प्रीस्ट होंगे, उनको पैसे दे देगा, उनको पावर दे देगा। सो विद द कोल्यूजन ऑफ किंग एंड प्रीस्टली क्लास, कॉमन आदमी कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। और अब कैसे रिग्रेसिव रूल्स बनेंगे कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको क्या करो? खत्म करो। क्रूसेड्स चालू होंगे। कहाँ पे हुए थे क्रूसेड्स? यूरोप से किधर? मिडिल ईस्ट और इन सब जो एरिया थे, हाँ, तो उन सब में हुए थे। फिर इधर से जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होगा तो स्पेन तक पहुँचेगा। तो अब क्या हो गया? अब सोसाइटी सब कुछ रिलीजियस रूल्स पे है, किंग के रूल्स पे है, उस तरह से सोसाइटी हो गई। तो अब जो अथॉरिटी था वो कैसा था मिडिवल टाइम में? एक मोनार्की जो था वो किस तरह का अथॉरिटी में कन्वर्ट हुआ? सेल्फ सेंटर्ड। किंग हमेशा अपने बारे में सोचेगा। आपको पता है ये जो आर्मी का आइडिया है, जो आज हम देखते हैं हर कंट्री के पास आर्मी होती है, वो आइडिया कब का है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का है। उससे पहले मर्सिडीज होते थे। जैसे आप देखते हो ना मनसबदार्स, तो मनसबदार्स आर्मी के पार्ट नहीं है। जब लड़ाई होगी तो आप फोन, मतलब आप उसको भेजोगे चिट्ठी, और वो मनसबदार अपने लेकर के आपके लड़ने आएगा। उस टाइम वो भाग भी जाते थे, बोलते थे हम आपके नहीं लड़ेंगे, किसी और के लड़ेंगे। तो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। स्टैंडिंग आर्मी तब हुआ जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने देखा कि हम लोग मर्सिडीज आए और उनसे कुछ नहीं हो पाया, तो स्टैंडिंग आर्मी। तो ये सब जितने भी आप देखते हो ना चीज़ें स्टेट की, सब कुछ मॉडर्न है। वो पहले नहीं होता। पहले होता था वॉर हुआ तो किंग आया, बोला हमारा रिलीजन खतरे में, सब चले गए लड़ने। तो उस पर मर्सिडीज का कॉन्सेप्ट होता था। सिटी स्टेट नहीं, देखिए जब फैमिली नहीं होगी तो मॉडर्न सेंस में अगर हम बात करेंगे तो भी सोसाइटी होगी। हाँ, जैसे आप अगर जाते हो नायर्स को आप पढ़ोगे, नायर्स केरला, उनमें क्या होता है कि उनका फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है। मैट्रिलिनियल, अब तो नहीं होता, पहले होता था, मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है। नायर्स वेर वॉरियर्स। तो मोस्ट ऑफ मेन कहाँ होंगे? पहले तो हर राजा हमेशा लड़ता ही रहता था, आज यहाँ लड़ा, फिर एक साल बाद वहाँ लड़ेगा। तो नायर्स क्या होते थे? मैक्सिमम टाइम बाहर होते थे। कॉन्क्वेस्ट जो होते थे किंग के, उसमें होते थे, वॉरियर्स थे वो। तो उसमें होता है कि किसी का मैरिज होगा, एक मेल और फीमेल का मैरिज हुआ, लेकिन वो वुमेन किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो सकती है, जो 12 तक हो सकता है मैक्सिमम, 12 मैन। रूल ये था कि नायर जब लौटेंगे तो अगर कोई अपना स्वॉर्ड जो है बाहर छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि अदर मैन इनसाइड है। तो अगर उसका पति भी आ रहा है
तो बाहर सोएगा। तो वहाँ पे भी आप फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं देखो, लेकिन सोसाइटी तो वहाँ भी है। बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे फैमिली का कॉन्सेप्ट इस तरह से इमर्ज नहीं हुआ है। उड़ीसा में एक सोसाइटी है जहाँ पे वुमेन का स्टेटस, वुमेन जो मैरिड, जो डिवोर्स्ड वुमेन है, उसका स्टेटस हाइयर होता है शादी के लिए। शादी के लिए सबसे अधिक डिमांड उसकी होती है। तो अलग अलग तरह के सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटी तो वहाँ भी होगी, लेकिन हम जब ये स्टेट का एवोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि बिना स्टेट की तो सोसाइटी हो सकती है ना, तो वो हम उस तरह से उसको देखते हैं। सो सेल्फ सेंटर्ड था, रूल क्या हो गया, अब बारबेरिक रूल हो गया। बारबेरिक रूल्स में क्या होंगे कि पनिशमेंट इस तरह से होगा कि एक आदमी है, उसने कुछ क्राइम किया, तो दो हॉर्सेस को उसके पैर से बांध दिए, दो को हाथ से बांध दिए, अपोजिट साइड में उसको दौड़ा दिए, और मास को बुला दिए। स्पेक्टेकल ऑफ पनिशमेंट, तमाशा, पनिशमेंट का तमाशा होता था, जिससे क्या होगा, लोगों में डर रहेगा। सिटी स्टेट्स बहुत छोटी होती है ना, तो बहुत आसान होता है कंट्रोल करना। तो बारबेरिक हो गया। अब जीतने के बाद क्या करें, पूरे के पूरे विलेज को ही खत्म कर दिया जाएगा, या सिटी के जितने भी नेटिव हैं उनको मार दिया जाएगा, तो जिससे आगे रिवोल्ट के चांसेस ना हो। क्योंकि कल्चर बहुत अधिक मैटर करता था, एक किंग आके दूसरे कल्चर पे रूल करता था, तो क्या करते थे, पूरे विलेज को ही खत्म कर देते। इवन आप देखोगे इंडिया में मिडिवल पीरियड्स के जो वॉर होते थे, उसी तरह के वॉर होते थे कि जीतने के बाद जो मुगल का एक बहुत बड़ा था, जो पाइल ऑफ बॉडीज लाई जाएगी, जो सेलिब्रेशन होगा ना, तो जो नेटिव्स होंगे उस सिटी के, उनके बॉडीज को पाइल करके और रखा जाएगा। वो सिंबल होता था जीतने का। एक्सेप्ट अकबर, आप छोड़ दो, अकबर ने एक बार उसने किया था इनिशियली, उसको, हाँ, उसने उसके बाद नहीं किया था। लेकिन ये इस तरह का तो बारबेरिक रूल्स चालू हो गया। तो बारबेरिक रूल्स चालू होते तो क्या होता है, आम आदमी बोलना कम कर देता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो जाता है। जो लोग स्टेट के आसपास रहेंगे, पावर के आसपास रहेंगे, वो और भी अधिक पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि तब रूल वही होता है जो वो बोलते हैं। पी साईनाथ बोलता है ना कि इस देश में, इंडिया में, एक जो कांस्टेबल है इस देश के चीफ जस्टिस से अधिक पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स बनाता भी है, इम्प्लीमेंट भी करता है और तोड़ता भी है, वही इंस्टेंट। चीफ जस्टिस को तो एक छोटे से केस में 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। तो जब स्टेट जब ऑटोक्रेटिक होगी या डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो स्टेट के आसपास होंगे वो उनका जो अपना भी प्रॉब्लम होगा उसको स्टेट का प्रॉब्लम बना देंगे। होता है ना इंडिया में, आपकी पुलिस वाले से वैसी लड़ाई है, फैमिली लड़ाई है, लेकिन वो उसको अगर मौका मिला कभी, तो आपको किसी न किसी केस में, बहुत सारे केसेज हमने देखे हैं इस तरह के। तो उस सब का कहाँ पे आ रहा है ये जो, तो मिडिवल टाइम में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। एंड आफ्टर सम टाइम जो किंग था, so kings were also supported by magicians। मैजिक क्या होता है? नहीं नहीं, दो मैजिक का लेजिटिमेसी क्या है? लोग इतना मैजिक में बिलीव क्यों करते हैं? हाँ, लेकिन लोग इतना बिलीव क्यों करते हैं मैजिक में? सब हमको भी पता है इल्यूजन है, फिर भी कोई मैजिक अगर हमको दिखाएगा तो हमको अच्छा भी लगे। नहीं तो आया कहाँ से? देखिए, जितना भी आप रिलीजन देखेंगे ना, कोई भी रिलीजन, उसका बेसिस है मैजिक। मदर टेरेसा, पता है वो कहानी मदर टेरेसा की? सो देयर वाज ए वुमन हु हैड some kind of cancer tumor, so she was getting she was in hospital getting treatment from some good doctor। so मदर टेरेसा ने क्या किया, वो मदर टेरेसा के पास भी आई, उसने ऐसे हाथ उस पर फेरा या जो भी किया, उसका ट्यूमर चला गया, मतलब ऐसा बोला गया। तो मैजिक जब आप कर देते हो किसी रिलीजन में, इस तरह के मैजिक, तो आपका स्टेटस गॉड और प्रिस्ट के बीच में हो जाता है, प्रिस्ट से काफ़ी ऊपर हो जाते हैं। आप देखते हो कि पोप है, ही कैन ऑल्सो डू मैजिक, शंकराचार्य के बारे में बोलते हैं। तो मैजिक हर रिलीजन का पार्ट होगा। वो अचीवमेंट है कि ह्यूमंस वहाँ तक पहुँच गए, उसमें गॉडली कैरेक्टर्स आ गए। आज वाले मैजिक नहीं कि
ये ऐसे किए तो फूल निकल गया और वो नहीं। उस टाइम के जो मैजिक्स होते थे वो क्या थे, सोसाइटल मैजिक्स होते थे। अब जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज पढ़ो, पूरा मैजिक से भरा हुआ है। साईं बाबा बीमार है, वो आएगा, छू दिया ठीक हो गया, इस तरह से। और मदर टेरेसा को जब मिला था तो बहुत सारे क्रिटिक हुए थे उसके उस टाइम। एक खास तौर पे देर वॉज एन राइटर क्रिस्टोफर हिचिन्स। आप लोगों ने सुना है क्रिस्टोफर हिचिन्स का? सो क्रिस्टोफर हिचिन्स इज एन एथिस्ट, नॉट ओनली एथिस्ट बट ही ऑल्सो प्रोपोगेटेड एथिज्म। तो रिलीजन को काउंटर करता था, तो उसने बुक भी लिखी, उस पर क्रिटिक किया। तो मैजिक का हमेशा बहुत एक रोल होता था। और जब मास उस तरह हो, सुपरस्टिशियस हो, तो मैजिक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी भी होता है ना, गांव में चले गए, एक बाबा पहुंच गए या कोई भी ये पहुंच गए, उन्होंने बोल दिया कि पीपल के पत्ते पे ये कर दो तो ठीक हो जाओगे, लोग ठीक करते हैं। तो मैजिक का हमेशा से एक सोसाइटी में रोल रहा है। और आप ये मत मानना कि अर्बन सेंटर्स में रोल नहीं, अर्बन सेंटर्स में और भी रोल होता है। लेकिन अर्बन सेंटर्स में क्या होता है, पब्लिक स्पेक्टेकल नहीं होता है। रूरल सेंटर में क्या होगा, बाबा एक जगह बैठेंगे, पूरा गांव आएगा। यहाँ बाबा घर घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाबा को अधिक पैसे मतलब वो है, मिलेंगे। तो मैजिशियंस एंड मिस्टिक्स, मिस्टिक्स कौन होते हैं? हाँ, तो मिस्टिक्स जो होंगे, जितने भी आप रिलीजियस गुरुज देखोगे सारे मिस्टिक थे। तो मिस्टिक बस जादू ही नहीं करता है, मिस्टिक अच्छी बातें भी बोलता है, वो पोएम्स लिखेगा उस तरह का। तो जैसे रूमी, जितने भी भक्ति सेंट्स, सूफी सेंट्स, तो वो क्या है, मिस्टिक्स हैं। हाँ, कि मैजिक भी वो कर सकते हैं, और साथ में उनका क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस भी वो लाते हैं। मैजिशियन तो बस मैजिक करके चला गया ना, मिस्टिक्स क्या होगा, वो एक रिनंसिएट होगा जो नया थॉट भी देगा सोसाइटी को। वो बस जादू इसलिए नहीं करता है कि अपना पावर दिखाने के लिए, वो नए थॉट को भी इन्वॉल्व करता है। सो किंग गॉट द सपोर्ट ऑफ मैजिशियंस एंड मिस्टिक्स। उस टाइम तो आपको पता ही भरे पड़े होंगे मैजिशियंस एंड मिस्टिक, क्योंकि वो कल्चरल आइडिया था उस टाइम का। हाँ, तो मैजिशियंस एंड मिस्टिक्स जो है यहाँ पे आ गए। कैन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस, जर्मनी, हिटलर असैसिनेशन ऑफ। हाँ, इसको भी हम देख सकते हैं उस तरह से। जब भी ऑटोक्रेटिक होगा तो कहाँ होगा, देखिए ऑटोक्रेसी के लिए क्या चाहिए बताइए। जैसे मान लो आज हमको ये एक, मान लेते एक छोटा सा कम्युनिटी है और हमको डिक्टेटर बनना है, तो आप लोग मेरी बात क्यों मानोगे? नहीं, पावर आएगा कहाँ से? पावर का कुछ सोर्स तो होगा ना पावर का। नहीं, ऑटोक्रेटिक पावर, ऑटोक्रेटिक पावर हम इरिलेवेंट भी बोलेंगे तो भी आपको हाँ करना होगा। ऑटोक्रेटिक पावर तो कोई भी ऐसे सिस्टम से आपको पावर आएगा जिस सिस्टम को आप साइंटिफिकली चेक नहीं कर सकते हैं। हिटलर का पावर कहाँ से आया था? रेशियल थ्योरी से आया था। और रेशियल थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी तो यूरोसेंट्रिक थे, अभी हमने देखा, वहाँ से आया। यूजेनिक साइंस भी कई बार ऐसे थ्योरीज क्रिएट करता है जो सुपरस्टिशन का बहुत अधिक रोल होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल थ्योरीज क्रिएट हुए सोसाइटी के लिए, जो बोलेगा कि अगर किसी का ब्रेन ऐसा है, शेप ऐसा है, तो वो क्रिमिनल बनेगा। तो यूजेनिक्स एक है। यूजेनिक्स पता है क्या होता है? ये पॉपुलेशन का स्टडी होता है। तो हिटलर ने क्या, हिटलर ने बस ज्यू को नहीं मारा था, हिटलर क्रिश्चियंस को ही मारा था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, क्योंकि उसका मानना था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, तो उनको ही मारा। जिप्सीज को भी मारा था जो नोमैड्स थे। तो पावर कहाँ से आएगा? कोई भी इस तरह का जो भी एजम्पशंस है उनसे पावर क्रिएट होगी। तो मैजिशियंस एंड मिस्टिक्स का सपोर्ट हो गया किंग को। इसी टाइम जो ऑर्गेनाइज रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी क्या कर रही थी, मास के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। अभी तक मैजिशियन एंड मिस्टिक्स है भी क्रिश्चियन नहीं है, वो मास के बीच थे और उनके लिए काम कर रहे थे। क्या? यूजेनिक्स, EUGN, पॉपुलेशन स्टडीज होता है, साइंटिफिक होता है कि किस तरह का पॉपुलेशन जो है, बायोलॉजी देखता है उसमें कि कौन से लोग अच्छे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। बोला जाता है ना कि हिटलर्स रूल वॉज लीगल रूल, लीगल एंड साइंटिफिक रूल। वो सारे लॉज को फॉलो करता था हिटलर, लेकिन लॉज को वो क्या करता था, इंटरप्रेट अलग तरीके से करता था। और साइंटिफिक भी था, वो साइंस को भी उलाता था। आर्यन थ्योरी क्या था, उस टाइम का साइंस था।
जो रेशियल थ्योरी था, और यूजेनिक्स भी उस टाइम का साइंस डेवलप हो रहा. सो religion was working in societal sphere at that time. Christianity and magicians and mystics were supporting the king. अब क्या हो गया कि अब कॉमन मास तो रिलीजन के साथ है, वो तो अब मैजिशियन मिस्टिक्स के साथ रहा नहीं, बिकॉज दे गॉट एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ बिलीफ. अब आपके पास चर्च है जहां आप जा सकते हो. तो ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ सिस्टम था, तो रिवोल्ट हो सकते थे, और रिवोल्ट हो भी रहे थे थोड़े थोड़े. तो अब किंग ने क्या किया, किंग्स कोल्यूडेड विथ प्रीस्ट्स. कैसे, तो बोल दिया कि आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप टैक्स फ्री हो. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण था यही, जो ये रिलीजन और नोबिलिटी पे टैक्स नहीं था. सो दे कोल्यूडेड विथ प्रीस्ट. और उसके बाद अब क्या हो गया, कॉमन मास के पास एक जो रिलीजन का इंस्टीट्यूशन था जिससे वो जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते थे, वो इंस्टीट्यूशंस भी कहाँ चला गया, इट वाज आल्सो अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. तो अब क्या होगा, अब ये रिलीजन जो है इट विल क्रिएट न्यू रूल्स, लॉज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, and an individual can break any law, even an individual can break even the law made by the king, and he can be forgiven. But if an individual breaks the law of the God, he will not be forgiven. उस केस में क्या होगा, कैपिटल पनिशमेंट होगी. किंग का लॉ है, हो सकता है किंग आपको माफ कर दे, लेकिन आपने अगर रिलीजियस लॉज ब्रेक किए तो यहां से किसका कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, ब्लास्फेमी. इसीलिए स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, जो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई, वो बोलते हैं कि दिस इज रेमनेंट ऑफ द डार्क एज ऑफ यूरोप और ह्यूमन सिविलाइजेशन. ब्लास्फेमी लॉ कि आप रिलीजन को क्रिटिक नहीं कर सकते हैं. आप किसी, सिंपल सी बात है, फेथ क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, होना भी चाहिए फेथ इंडिविजुअल. तो इसमें कोई तीसरा आदमी कुछ बोल रहा है, उससे आपके फेथ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. अगर इम्पैक्ट पर है इसका मतलब आपका फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है. एक फिल्म है, मलयालम फिल्म है कुरुति. कुरुति देखिए आप लोगों में से किसी ने, कुरुति आप देखना, पृथ्वीराज सुकुमारन है उसमें. अब उस फिल्म को देखना, फिल्म का आइडिया ये, फिलॉसफी ये है, यही फिलॉसफी है. जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है ना, हर कोई एक दूसरे से ऑफेंड हो जा रहा है, किसी रिलीजन के बारे में कुछ बोल दो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं. तो उसी पे, उसी आइडिया पे कि अगर आपका फेथ ही इतना पावरफुल नहीं है कि आप दूसरे के क्रिटिसिज्म को ले सकते हैं, या दूसरे क्रिटिसिज्म से आप पे, आपके फेथ पे इम्पैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका फेथ सही नहीं है. तो उसमें आप देखना बहुत अच्छी मतलब अच्छी फिल्म बनाई हुई है. तो ब्लास्फेमी लॉज आ गए. तो यहाँ पे क्या होंगे, अब रिलीजियस कोर्ट्स बनेंगे. आपने अगर रिलीजन के बारे में कुछ लिख दिया तो आप कहाँ जाएंगे, उस कोर्ट में जाएंगे, और वहाँ पे पनिशमेंट क्या होगा, या तो आपको एग्जाइल होगा, पॉलिटिकल एग्जाइल होगा, या आपको डेथ जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी. तो यहाँ पे इसको डार्क फेज क्या होना, अब आना चालू हो गया. अब जैसे ही डार्क फेज चालू हुआ, देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वेंट फॉर एथनिक वॉर्स. अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स. एथनिक वॉर्स के लिए क्यों जाएंगे वो, क्यों कन्वर्ट उन्होंने क्यों करना है. देखिए इसके दो चीज होते हैं वॉर के. पहला चीज है कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है, लोग परेशान हैं, तो उनको लगवा दो लड़ाई में वॉर के लिए. एक वो भी प्रॉब्लम थी क्योंकि लोग देख रहे थे कि उनके पास कोई फ्रीडम है नहीं, उनका जो इनकम होता था उसका मोस्ट ऑफ द इनकम कहाँ जाता था, चर्च और स्टेट के पास चला जाता था, उनके पास खाने को नहीं होते थे. तो एक तो कारण वो था वॉर का. और ये, और रिलीजन जो था, रिलीजियस आइडिया इतना पावरफुल हो गया कि अब चर्च अपने पावर को एक्सटेंड करना चाहता था. एक्सटेंड कहाँ करना चाहता था, अदर पार्ट्स, स्पेशली इन द नेबरिंग पार्ट्स, क्योंकि नेबरिंग पार्ट्स में अलग रिलीजन या नॉन बिलीवर्स हैं.
तो वहाँ पे तो अब क्रूसेड चालू हो गए, एथनिक वॉर्स चालू हो गए। और जब एथनिक वॉर्स होंगे तो उससे क्या होगा, क्रिश्चियनिटी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी जो है सो प्रोग्रेस करेगी। So many people realize that the churches or the institution of church is creating obstructions in the idea of progress, कि सोसाइटी को ये तो प्रोग्रेस ही नहीं होने दे रहे, सोसाइटी तो वैसी की वैसी ही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कल से कम हो गई पहले से, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वेलफेयर नहीं हो रहा है, बस वॉर्स, 100 years वॉर्स होते थे उस टाइम बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, 100 years वॉर। तो मेनी इंटेलेक्चुअल्स स्टार्टेड क्रिटिकिंग, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि आप क्रिटिक इस तरह कर नहीं सकते हो, नहीं तो आप कहाँ जाओगे, आप रिलीजियस कोर्ट में चले जाओगे। सो दे स्टार्टेड राइटिंग लिटरेचर। अब लिटरेचर जो था, लिटरेचर उस टाइम दो ही तरीके से लिखा जाता था। So there were only two ways of writing literature at that time. One was tragedy and second was comedy. शेक्सपियर किस में आएगा, ट्रेजेडी में आएगा, और कॉमेडी में हम देखेंगे बहुत सारे स्कॉलर्स आएंगे जो कॉमेडी, दो ही तरह से आप लिटरेचर लिख सकते हैं, या तो ट्रेजेडी लिखो या कॉमेडी लिखो। सो स्कॉलर्स, स्पेशली द स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम स्टार्टेड राइटिंग कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, दांते। वो ट्रेजेडी में आएगा। इरास्मस, यूटोपिया। So many intellectuals started writing comedies and tragedies, लेकिन कॉमेडी सबसे अधिक पावरफुल था उस टाइम लिखने के लिए। ये कॉमेडी जब आप लिख रहे हो, कॉमेडी को क्या होता है कि हमेशा ह्यूमर को ना अधिक स्पेस दिया जाता है सोसाइटी में, कि आप थोड़ा सा ट्रांसग्रेस करोगे तभी तो ह्यूमर पैदा हो सकता है, ह्यूमर कभी बाउंड्रीज में क्रिएट नहीं हो सकता ना, तो ह्यूमर्स को थोड़ा सा, तो कॉमेडी को सबसे अधिक लोगों ने उस टाइम यूज किया। So Erasmus, in this book, In the Praise of Folly, so he wrote a book and he critiqued Catholic Church, and he said that basically ये लोग क्या बोल रहे हैं, जितने भी कैथलिक चर्च हैं, so they have never seen the God, they have never experienced the feeling of supernatural, they are also humans like us, and God never made these rules। जो ये rules हैं वो God ने कभी नहीं बनाया, these rules are made by the priestly class। So therefore he tried to bring the idea of common masses at the center। common masses को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि कोई एक गुरु आ रहा है वो कुछ और बोल दे रहा है, एक प्रिस्ट, कोई और दूसरा प्रिस्ट आ रहा है कुछ और बोल दे रहा है, वो सबको फॉलो करने में लगा हुआ है। तो क्रिटिसिज्म कहाँ पे हो रहा है, चर्च का क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जा रहा है। दांते इन इज वर्क डिवाइन कॉमेडी, सो पहले इसका नाम डिवाइन था, बाद में इसमें कॉमेडी जोड़ दिया गया, डिवाइन कॉमेडी। तो उसमें वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जितने भी ये प्रिस्ट हैं, ये कौन है, जोकर्स हैं ये सारे, ये क्या करते हैं, ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिसमें वो पूरे क्लॉन दिखते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि वो गॉड को क्रिटिक नहीं कर रहा है, कोई भी गॉड को नहीं बोल रहा है कि गॉड क्रिटिक करने में आप चले जाएंगे, लेकिन प्रिस्ट को तो आप क्रिटिक कर सकते हो। तो ये लोग प्रिस्ट को क्रिटिक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इरास्मस बोलता है कि गॉड क्रिएटेड अर्थ एंड हेवन, और गॉड ने किस लिए क्रिएट, उसका तो कुछ तो मीनिंग होगा क्रिएट करने का, अर्थ और हेवन का। ये उसका ये होगा कि आप अर्थ को हेवन बना दो और बेहतर बना दो। बोला गॉड इसलिए तो अर्थ क्रिएट नहीं किया होगा और ह्यूमंस को क्रिएट नहीं किया होगा ना, कि आप ह्यूमंस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके रूल्स फॉलो करेंगे तभी हेवन में जाएंगे।
नहीं तो उसको अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी गॉड्स को। तो ये बोलता है कि गॉड्स ने क्या किया, जब अलग अलग वर्ल्ड्स क्रिएट किए, वो वर्ल्ड्स इसलिए क्रिएट किए कि ह्यूमन इसी वर्ल्ड को और बेहतर बना सके, वो रिलीजन के चक्कर में ना पड़े, वो गॉड में बिलीव रखे। बाकी जो डेवलपमेंट्स है, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, उन सब में वो फोकस करे। तो यहाँ पर रिलीजन का क्रिटिक होना अब स्टार्ट हो जाएगा। क्रिटिक होगा, इन सबको पॉलिटिकल एग्जाइल किसी को दिया जाएगा, किसी को जो है सो मार दिया जाएगा, तो उस तरह से वो हो जाएगा। हाँ, कॉमेडी तो एक ड्रामा लिख रहे हैं, पोएम्स लिख रहे हैं, पोएट्री है, तो वो लिख रहे हैं, तो लोग क्या दे पढ़ेगा तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मैं इस पृष्ठ को क्रिटिक कर रहा हूँ, वो तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो एक जनरल टर्म में ये लोग, हाँ, सटायर के तौर पे ये लोग क्रिटिक कर रहे हैं। थॉमस मूर ऑल्सो रोट अबाउट यूटोपिया। उसने बोला कि आपको एक यूटोपिया दिया गया है कि आप यहाँ पे रिलीजियस रूल्स फॉलो करोगे तो आपका क्या होगा, सैल्वेशन मिलेगा आपको। वो बोलता है यार सैल्वेशन क्या है, आफ्टर लाइफ है ना, आफ्टर लाइफ मिलता है सैल्वेशन, तो इसके लिए तुम अपने लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लाइफ को फ्रीडम के साथ जियो। वो एक यूटोपिया है कि तुम अगर रूल्स फॉलो कर लोगे। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, बताइए यूटोपिया का मीनिंग। हम्म, हाँ, नहीं यूटोपिया होता है जनरली, यूटोपिया का लिटरल मीनिंग होता है नो वेयर, सो इट डजेंट एग्जिस्ट। यूटोपिया का मतलब होता है कि सम आइडियाज विच आर जनरली नॉट पॉसिबल बट कैन बी सीन एज ए रेफरेंस पॉइंट, कि ऐसा तो हम नहीं बन सकते लेकिन हमको इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए यूटोपिया का लिटरल मीनिंग होता है नो वेयर, वो एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक आइडियल सोसाइटी का आइडिया, वो यूटोपिया होता है। तो आइडियल सोसाइटी के आइडिया को हम इसमें देखें। सो थॉमस मूर ऑल्सो स्टार्टेड क्रिटिकिंग दिस आइडिया ऑफ, यहाँ पे क्या क्रिटिक होने लग गया, रिलीजन के आइडिया को क्रिटिक होने लग गया। और जब ये रिलीजन और इन सब के आइडिया को क्रिटिक हो रहा था तो वहाँ पे अदर चेंजेस ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग, और सबसे बड़ा चेंज था सी रूट्स का डिस्कवरी। जब ये क्रूसेड में जब ये लड़ने जाते थे तो जब इन्होंने मिडिल ईस्ट के सोसाइटीज़ को देखा तो इनको लगा यार मिडिल ईस्ट की सोसाइटीज़ तो इनसे बेहतर है, इनसे अधिक डेवलप्ड है। इनके जो क्लासिक एंटिक्विटीज़ के टेक्स्ट हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स, ये सब जो टेक्स्ट हैं सारे उनके पास हैं, इनके पास नहीं है। तो इनको जो है सो एक क्यूरियोसिटी इमर्ज होना चालू हुआ कि आगे जो वर्ल्ड होगा हो सकता है और भी बेहतर हो। पता है रेनासा में पहली बार वर्ल्ड मैप बना था, पहली बार ह्यूमन पूरे वर्ल्ड को घूमा था। क्यों, उसको क्यूरियोसिटी हो रही कि बाकी सोसाइटी ऐसी तो नहीं हो कि बाकी सोसाइटी बहुत बेहतर हो। तो सी रूट्स जो है उसका इन्वेंशन भी वहां पे चालू हो गया। इसको रेनासा ज्योग्राफी बोलते हैं। तो जब सी रूट्स में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए तो उनका एक क्वेश्चन उठा, जो भी लोग जा रहे थे उन्होंने बोला कि इफ गॉड क्रिएटेड रिलीजन एंड गॉड इज वन, देन व्हाई देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जब गॉड एक है और गॉड ने ही रिलीजन क्रिएट किया तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के रिलीजन क्यों हैं? क्या इनको गॉड ने क्रिएट नहीं किया? इनको भी तो गॉड ही ने क्रिएट किया होगा ना। तो एक नया एक प्रॉब्लम इमर्ज हो गया इनके पास। हाँ, तो अब ये किसको काउंटर करेंगे? ये काउंटर करेंगे रिलीजियस टेक्स्ट को, रिलीजियस प्रीस्ट को, क्योंकि अब इनको दिख रहा है सोसाइटीज उनसे बेहतर सोसाइटीज दिख रही है जो अदर गॉड को फॉलो करते हैं, उनसे अधिक पीसफुल सोसाइटी दिख रही है। और जब इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया तो इनको क्या पता चला, अर्थ क्या है, राउंड है। बिब्लिकल टेक्स्ट अर्थ को क्या देखता था, फ्लैट देखता था। वेदास भी अर्थ को क्या देखती है, फ्लैट देखती है। जिनको लगता था जाते जाते समंदर में जाना क्यों बैन है,
अर्थ तो फ्लैट है, तो जाते जाते एक बार पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप पहुंच जाओगे। बाइबल मानता है अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी प्लैनेट है सब उसके आसपास घूमते हैं। इन्होंने जब देखा बोला ये तो कुछ अलग ही है, एंड ही नहीं है वर्ल्ड का, क्योंकि ये तो राउंड है। तो फर्स्ट मैप क्रिएट हुए, और उस टाइम जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे, वो कोई एक डिसिप्लिन तो क्रिएट हुआ नहीं था, तो उनको ज्योग्राफी के बारे में भी वो जानते थे, फिलोसफी भी जानते थे, रिलीजन भी जानते थे, लिटरेचर हर कोई जानता था जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे। तो एक जो इंटेलेक्चुअल वहाँ पे क्या होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी इंटेलेक्चुअल होंगे, अलग अलग डिसिप्लिन्स को जान रहे हैं ना। तो सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज होगी, इंटरडिसिप्लिनरी इमर्ज होगी, इसीलिए बाद में जब इमर्ज होगी, क्योंकि ये सारे स्कॉलर। तो जब इन्होंने सी रूट्स, तो इन्होंने सी रूट्स को देखना चालू किया, और इन्होंने यहाँ से क्या इमर्ज होगा अब जो स्लेवरी का सिस्टम है वो किस फॉर्म में होगा। अब ये स्लेव्स लाएंगे, अफ्रीका से लाएंगे स्लेव्स, हाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जब ये जाएंगे तो वहाँ से स्लेव्स खरीद के लाएंगे, और ट्रेड रिलेशनशिप भी इसके साथ क्या होगा, एस्टैब्लिश होगा। लेकिन आपको भी पता है जब ह्यूमन ह्यूमन कांटेक्ट इंक्रीज होता है तो आइडियाज़ का कांटेक्ट भी चालू होता है। जैसे जब इंडियंस पहुंच रहे हैं, ये लोग यूरोपियंस, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम ऑफ, ये जाति का सिस्टम है वो क्या है। कास्ट जो वर्ड है पोर्तुगीज वर्ड है, पोर्तुगीज जब आए थे तो उनके यहाँ एक कास्टा एक वर्ड होता है पोर्तुगीज में, उसका मतलब होता है यूनिक, ऑफ इट्स ओन टाइप। तो इन्होंने जब देखा ये सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो इन्होंने उसको दे दिया कास्ट। तो वो क्या हो रहा है, ये भी क्या हो गया, कास्ट फिर क्या हो गया, यूरोसेंट्रिक हो गया, वो अपने लेंस से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब सी रूट से मर्ज हुए तो ट्रेड इंक्रीज हुआ, आइडियाज, न्यू आइडियाज वो आने लग गए अलग अलग सोसाइटीज से। क्वेश्चनिंग ऑफ रिलीजन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, ये एस्टैब्लिश ये होने चालू हो गए। तो जो फिलोसफर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ, पिछला कौन सा था जो फिलोसफर्स लेके थे, वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में वो प्रिस्टली क्लास को काउंटर कर रहे हैं। अब क्या होने लग गया, रिलीजियस आइडियाज ही काउंटर होने लग गए। क्यों, क्योंकि वो गलत साबित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आइडिया किसी ने दिया नहीं था, कोपरनिकस 16वीं सेंचुरी में बोला था कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो गलत है, अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइडिया जब चेंजेज होने चालू हो गए। तो जो रेनासा जब यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, तो रेनासा का मीनिंग क्या होता है, रीबॉर्न, रीबर्थ, रीबर्थ। रीबर्थ क्या पॉसिबल है, रीबर्थ पॉसिबल है, किसी भी आदमी का, किसी भी चीज़ का रीबर्थ पॉसिबल है, कैसे। आपका कोई एक एविडेंस है वर्ल्ड में जहाँ पे रीबर्थ हुआ। अच्छा भाई, एक हो गया होगा, उस जमाने की बात हुई, साइंस डेवलप नहीं हुआ होगा उस, नहीं तो उसको अब साइंस जो है वो अलग तरीके से देखता है। जो मेमोरीज का जो ये होते हैं ना, रैंडम मेमोरीज जो क्रिएट होते हैं, अब रीबर्थ को आप प्रूव तो नहीं कर सकते हो ना, रैंडम मेमोरीज है। तो रैंडम मेमोरीज बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं। एक नया साइंस ही डेवलप हो रहा है आज के डेट में, ब्रेन साइंसेस, उसको ब्रेन साइंस बोलते हैं, काफ़ी काम हो रहा है उस पर। जैसे ब्रेन साइंस क्या बात करता है, जैसे आपको पता है ये कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, ब्रेन में क्या डिफरेंस है, माइंड कहाँ होता है। हाँ,
नहीं तो माइंड है कहाँ हमारे बॉडी में? कुछ नहीं, ब्रेन साइंसेज ने खोज लिया माइंड कहाँ है बॉडी में। ब्रेन साइंसेज ने खोज लिया है माइंड कहाँ है। इंडियन ही एक स्कॉलर है, उन्होंने खोजा है। तो वो बोलते हैं कि ब्रेन और माइंड, ब्रेन साइंसेज क्या पढ़ती है, जैसे एम्पैथी है, एथिक्स में आप लोग पढ़ते हो ना, एम्पैथी, सिंपैथी, सिंपैथी। तो ये कैसे आता है ह्यूमन में? जैसे एम्पैथी क्यों आएगा किसी के लिए? कुछ तो प्रोसेस होता होगा ना, बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस। ये भी एक तरह का रेनासा है कि बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस तो होता होगा ना। तो न्यूरॉन के इम्पैक्ट से देखते हैं कि जब हमको एम्पैथी आती है तो ब्रेन के किस पार्ट में न्यूरॉन का इम्पैक्ट होता है। ब्रेन क्या करता है, मिरर इमेज होता है उसका पूरे बॉडी का। जैसे आपके इस साइड में अगर चोट लगता है तो आपके इस साइड में प्रॉब्लम्स होगी, मिरर इमेज है, उल्टा इमेज है। तो ब्रेन में कहीं भी चोट लगेगा, ब्रेन का हर बॉडी पार्ट जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है ब्रेन से। तो उन लोगों ने खोज लिया कि माइंड अलग होता है और ब्रेन अलग होता है। एक कॉन्सेप्ट वो देते हैं क्वाली का, क्वाली जहाँ से क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं ना, क्वालिटी, वहीं से क्वाली आता है। जैसे रेडनेस ऑफ रेड, ये किसका काम है? ये माइंड का काम है। वो ब्रेन का एक अलग पार्ट है जहाँ पे वो रेडनेस ऑफ रेड, जब वो रेड देखता है कोई भी आदमी और जब वो परसीव करता है रेड है, तो पहले एक जगह न्यूरॉन का इम्पैक्ट होता है जिसको, जो माइंड है, और दूसरे जगह जब इम्पैक्ट होता है जब हम बोलते हैं कि अब ये रेड है। तो माइंड और ब्रेन अलग अलग, उसको खोज लिया गया। उससे जैसे अब उन लोगों ने ये सब भी खोजा है कि आप देखते हो, आपने यक्षिणी की आपने देखी है मूर्ति, या आप कोई भी मूर्ति देखो, या जैसे कार्टून्स आते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो क्या करते हैं, हल्का से ऐसे ड्रॉ करता है और कभी किसी का इमेज बना दिया और आपको देख के लगता भी है उसका इमेज है। तो ब्रेन कैसे खोजता है वो पैटर्न? जैसे हर कोई तो नहीं कर सकता ना। नहीं, वो होता क्या है कि बेसिकली इन लोगों ने पाया, कोई भी आर्टिस्ट जब किसी का इमेज बनाता है तो वो डिफरेंसेस को देखता है। वो मान के चलता है कि सारा ह्यूमन फेस सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वो एम्पलीफाई कर देता है। तो आज के डेट में तो बहुत अधिक सोफिस्टिकेटेड हो गया, उतना एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। लेकिन जब पुराने आप देखोगे तो जब वुमेन को दिखाया जाएगा तो वुमेन के बॉडी पार्ट को एम्पलीफाई किया जाएगा जिससे उनको वुमेन दिखे। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह से तो माइंड, ब्रेन, ये सब चीज़ें अब हो रहा है। तो नया एक साइंस ही डेवलप हो रहा है इन सब चीज़ों के लिए। क्वाली है कि क्वालिटी, किसी भी चीज़ की रेडनेस ऑफ रेड, जब हम रेड बोलते हैं तो उसमें रेडनेस है ना, तो वो उसका क्वाली हो गया, क्वालिटी हो गया। तो उस तरह से BS रामचंद्रन है नाम है उनका, BS रामचंद्रन। तो ब्रेन साइंटिस्ट है वो। तो उन्होंने खोजा इसको। जैसे कॉन्शियसनेस, उनका बोलना है कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता है। ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, ब्रेन में कहीं भी उनको अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं मिला है। तो अब इन सब जो जो भी ये सब आइडियाज है ना, उसको बहुत नई तरीके, एम्पैथी, एम्पैथी को वो देखते हैं कि एम्पैथी कैसे जनरेट होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक वॉर का सिचुएशन होता है तो आपका सामने वाले के लिए एम्पैथी नहीं होता है। तो वो सब सारी चीज़ें अब साइंटिफिकली हम देखते हैं। हाँ, वो फिलोसफिकल उनका ये नहीं बोला कि एग्जिस्ट, साइंस ये नहीं कभी बोलता कि एग्जिस्ट नहीं ही करता है, लेकिन अब उनको मिला नहीं है अभी तक उस तरह। तो इसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो गए। अब क्वेश्चंस रिलीजन को क्वेश्चन करने लग गए लोग। अब जब रिलीजन को क्वेश्चन करना लोग शुरू कर देंगे तो अब क्या होगा, अचानक से बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रिलीजन अपने में रिफॉर्म लाने की कोशिश करेगा। क्यों? नहीं तो काउंटर जो है सो वहाँ पे हो सकता है। So all these things led to changes in the creative domain of medieval Europe. क्रिएटिव डोमेन क्या क्या हो गया? पेंटिंग, स्कल्प्टर। सो ये सारे क्या है? क्रिएटिव डोमेन्स हैं। क्रिएटिव। अब इनमें क्या चेंज होगा? जो मिडिवल पीरियड होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? गॉड सेंट्रिक होगा। मीन्स अब पेंटिंग भी किसकी बनेगी? गॉड की बनेगी। आर्ट भी क्या होगा? गॉड का बनेगा। सब कुछ, लिटरेचर, वो भी उसमें गॉडली वो होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे।
ये मिडिवल पीरियड का था। मॉडर्न पीरियड में क्या होगा कि सारे स्कॉलर इंटेलेक्चुअल्स बोलेंगे कि नहीं, अभी तो गॉड पे बहुत सारे क्वेश्चन इमर्ज हो रहे थे, तो वो बोलेंगे कि वी शुड ओनली बी कंसिडरिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। सो पेंटिंग भी क्या होगा, अब ह्यूमन की पेंटिंग्स बनेगी, ह्यूमन इमोशंस को दिखाया जाएगा पेंटिंग्स में। लिटरेचर किसके बारे में होगा, ह्यूमंस के बारे में होगा, कि ह्यूमन कैसे कैसे उसकी कहानी होगी, गॉड की कहानी नहीं होगी। गॉड उसका अब क्या हो जाएगा, पेरिफेरल पार्ट हो जाएगा। तो ह्यूमंस के बारे में लिखना चालू हो गया। ह्यूमंस स्टार्टेड कमिंग एट द सेंटर ऑफ द हिस्ट्री। कहाँ आ रहा है ह्यूमन, हिस्ट्री में उसका पार्ट बनते जा रहा है। स्कल्प्टर बनने चालू हो जाएंगे ह्यूमंस के। आप देखना उस टाइम की, आप रेनासा स्कल्प्टर सर्च करना गूगल पे, आप देखना बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कल्प्टर्स बने, आज भी उसको देखे जाते। आप वो भी सर्च करना, वर्ल्ड फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड, वो देखना कि वो कैसे बने थे, कि पूरा एक मैप, हाँ, बना था। तो अब जो जितने भी अब ये सब क्रिएटिव इसमें डोमेन में जो चेंजेज आने चालू होंगे, ये भी अब क्या हो गए, ह्यूमन सेंटर्ड हो गए। सो पोएट्री विल talk about the emotions of human beings. Literature will talk about human beings. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्युलर लिटरेचर का इमर्जेंस चालू हो रहा है और सेक्युलर आर्ट का इमर्जेंस चालू हो रहा है। सेक्युलर आर्ट मीन्स कि हम उसको रिलीजन से अलग कर देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी स्टार्टेड। कि रिलीजन है, सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन रिलीजन ही अब सोसाइटी नहीं होगा। रिलीजन भी अब सोसाइटी का एक पार्ट बन के रह जाएगा। सोसाइटी क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग्स होंगे। तो सेक्युलर यहाँ पे आर्ट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया। लोग अब रिलीजन छोड़ के कहाँ जाने लग गए, साइंस की तरफ जाने लग गए। और इसी टाइम में साइंटिफिक डिस्कवरीज होगी, स्पेशली विद गैलीलियो, जो सब कुछ चेंज कर देगा। क्योंकि गैलीलियो मानेगा ही नहीं, जब वो टेलीस्कोप बना देगा ना, तो अब उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उसको प्रीस्ट बोलेगा तो दिखा देगा टेलीस्कोप में, भाई देख लो। तो रेनासा साइंस इमर्ज हुआ। नहीं, पहले जो था उसमें क्या था, गॉड के ही बारे में सब कुछ था, आर्ट। अब गॉड उसका एक पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। हाँ, रेनासा के टाइम में उनके जो लिटरेचर पैदा और नॉवेल्स, जो हमने बात की थी नॉवेल्स, न्यू फॉल, वो जो क्रिएट हो रहा है, तो उसका वो उस तरह से बनते जा रहा है। तो रेनासा साइंस कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले कोपरनिकस आएगा। पता है आपको कोपरनिकस कौन है, कौन था कोपरनिकस? कोपरनिकस इंटेलेक्चुअल था। हाँ, इंटेलेक्चुअल था, क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट तो कुछ इमर्ज हुआ नहीं था, हर कोई फिलोसफर होता था। इंटेलेक्चुअल फिलोसफी एक डिसिप्लिन थी जिसमें सब कुछ आता था। तो कोपरनिकस ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। सन जो है अर्थ के अराउंड नहीं घूमता है, उसने ये प्रूव कर दिया। उसने अपने एक दोस्त को बोला पब्लिश करने के लिए, तो उसने लिख दिया कि ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है, मतलब ये प्रूवन नहीं है। क्यों, अगर ये प्रूवन वो बोलता तो ब्लास्फेमी के अंदर हो जाते हैं उसके सजे। तो अब उसने क्या किया कि उसको एक हाइपोथेसिस बना दिया। बट आफ्टर सम टाइम गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप एंड he said that Copernicus theories is correct. अब गैलीलियो को इंक्विजिशन कोड बोलते थे, रिलीजियस कोड को। कोपरनिकस ने जब लिखा, कोपरनिकस ने मैथमेटिकली वो प्रूव किया था, लेकिन वो प्रूफ उसने पब्लिश नहीं की। उसने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो बाइबल में जो लिखा हुआ गलत है। लेकिन कोपरनिकस उस टाइम वो 1500 में लिख रहा था, तो वो उस टाइम बोल नहीं सकता था। तो उसको एक हाइपोथेसिस बनाया गया कि इनका एक थिंकिंग है, प्रूवन नहीं है। गैलीलियो आया, गैलीलियो ने बोला कोपरनिकस की थ्योरी सही थी। और गैलीलियो ने जब बोला कोपरनिकस की थ्योरी सही थी, तो उसको चर्च वाले ले गए। तो पहले पॉलिटिकल एग्जाइल में हो गया। पॉलिटिकल एग्जाइल में जाता है तो जो आज मॉडर्न डे हम जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, उन एरियाज में क्या था कि उनका जो रूलर था उस टाइम वो चर्च पे गुस्सा था।
तो उसने गैलीलियो को बोला कि मेरे पास आ जाओ, और गैलीलियो को फिर बाद में गैलीलियो को मतलब हाउस के अपने घर के अंदर इम्प्रेजेंट करके रखा गया. फाइनली ही डाइड. तो अब किस चीज की बात हो रही है? अब यहाँ पे बात होनी चालू हो गई एम्पिरिसिज्म की. रेनेसां साइंस क्या बोला? हमको प्रूफ दीजिए. कोपरनिकस क्या दिया था? मैथमेटिकल प्रूफ दिया था. गैलीलियो ने क्या दिया? आपको फिजिकल प्रूफ दे दिया. तो वो बोलेगा अब क्या लोग बोलेंगे फिलोसफर्स, अगर उनको रिलीजियस स्कॉलर्स आके बोलते हैं कि गॉड ये करना चाहता है, तो लोग बोलेंगे प्रूफ दो. कि आपको कैसे पता गॉड ये करना चाहते हैं? आप बोलोगे कि दिस बुक इज गिवन बाय द गॉड, वो बोलेंगे कैसे पता आपको? तब एम्पेरिसिज्म का आइडिया आ गया कि कोई भी चीज जब हम बोलेंगे हम मानेंगे, तब कब मानेंगे हम उसको? जब हमारे पास कोई रैशनल बेसिस हो मानने का, लॉजिकल बेसिस हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब चेंज हो रहा है ना, थॉट प्रोसेस देखिए अब चेंज हो रहा है. पहले रिलीजियस गुरु ने बोल दिया, हमने मान लिया. अब क्या हो रहा है कि अब हम उसको क्वेश्चन करने लग गए. हाँ, क्यूरियोसिटी आई. तो क्यूरियोसिटी जब आएगी तो सोसाइटी में चेंज आएंगे. अब ये साइंटिफिक डेवलपमेंट में क्या होगा? एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा. एक न्यूटन का और दूसरा होगा प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट. न्यूटन क्या बोला? When Newton discovered the law of gravity, then he said that this law is a natural law. Means nature has certain rules and gravity is one of those rules. It's not a supernatural law. पहले जब पेड़ से फल गिरता था तो अगर आप गए आपको मिला तो लोग बोलते थे भगवान ने आपके लिए गिराया है. अब न्यूटन ने क्या बोल दिया कि फल पक चुका था तो ग्रेविटी जो है इसमें स्ट्रेंथ कम हो गया, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे गिरा दिया. फल जो लगा हुआ था तो स्ट्रेंथ जैसे ही कम होगा तो ग्रेविटी क्या करेगी? उसको नीचे गिरा दे. और वो बोलेगा दिस इज ए नेचुरल लॉ. वो बोलेगा कहीं भी चले जाओ ग्रेविटी होगी ही अर्थ पे. तो क्या हो गया? नेचुरल लॉ हो गया. तो उस न्यूटन ने बोला कि इसीलिए अब हमको किसी भी नेचुरल प्रोसेस को जानने के लिए सुपर नेचुरल आइडियाज की जरूरत नहीं है. मतलब हमको ये सब थियोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है? साइंस की जरूरत है. और इसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस जो है यूरोप में आ गया. प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बना, डेवलप हुआ था? क्या क्या फिर से एक बार? हाँ, देखिए एम्पेरिकल क्या होता है? डेटा. जब हम बोलते हैं कि हमारे पास एम्पेरिकल स्टडी है तो हमारे पास डेटा है. वो डेटा क्या हो सकता है? डेटा ये भी हो सकता है कि हम बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि 5.4% का इंक्रीज हुआ. दूसरा डेटा ये हो सकता है क्वालिटेटिव, कि आप बताओगे कि हाँ हमने देखा है, विटनेस. जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? हमने क्राइम होते देखा है. तो भी डेटा हो गया, क्वालिटेटिव डेटा. तो एम्पेरिकल हम किसी चीज़ को बोलेंगे जिसके लिए प्रूफ हो, एक बैकिंग हो, साइंटिफिक बैकिंग हो. वो एमर्ज होना चाहिए, कोपरनिकस से एमर्ज होना चालू हो गया ना. इंक्विजिशन कोर्ट आपको पूरे मिडिवल पीरियड में ही थे. चर्च का जो कोर्ट होता था ना, रिलीजियस कोर्ट. इंक्विजिशन एक रिलीजियस टर्म होता है कि इंक्विजिशन जो देखता है कि आप रिलीजियस लॉज को वायलेट करते हैं तो उसको इंक्विजिटरी प्रोसेस के थ्रू देखते हैं. इंक्विजिटरी होता है जज लेड प्रोसेस. आज के डेट में भी अगर जज किसी प्रोसेस को, जैसे PIL है तो जज लेड प्रोसेस होता है. जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें क्या होता है? एक्टिव जजेज होते हैं. वो कमेटी बनाएंगे, वो जांच करेंगे और उसका रिपोर्ट आपको डिसीजन सुनाएंगे. तो उसमें भी क्या होता है? तो रिलीजियस प्रिस्ट जो होते थे उनके वो लेड प्रोसेस होता था. इसी को इंक्विजिट, हाँ वो जज होते थे. तो अगर आप किंग्स के लॉ को वायलेट करेंगे तो किंग्स के कोर्ट में जाएंगे. रिलीजियस लॉज को वायलेट करेंगे तो आप रिलीजन के कोर्ट में जाएंगे, चर्च के कोर्ट में जाएंगे, इंक्विजिशन कोर्ट में जाएंगे. और किंग का कोई राइट नहीं होगा कि आपको इंक्विजिशन कोर्ट से बाहर कर दे. आप नहीं, अब गैलीलियो उस कंट्री को छोड़ करके वो चला गया नीदरलैंड. क्योंकि किंग का हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि अच्छा ही रिलेशनशिप होगा चर्च के साथ, क्योंकि वहीं पे जो किंगडम्स थे वो वॉर में भी थे. तो अगर रिलीजियस पोप ने सपोर्ट कर दिया किसी दूसरे कंट्री को जिसके साथ वो वॉर में था, तो वो क्या करेगा कि उस टाइम पोप के खिलाफ रहेगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ रहेगा. और
तो वहाँ पे एक तो वो था, दूसरा वो था वहाँ का जो रूलर था उस टाइम का, वो खुद साइंस में बिलीव करता था। मतलब एंटी चर्च नहीं था, लेकिन वो बोलता था कि साइंस ही फ्यूचर है, साइंटिफिक डेवलपमेंट को नहीं रोकना चाहिए। तो उसने गैलीलियो को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाया था और रखा था, लेकिन बाद में फिर उसको इंक्विजिशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। किसको? हाँ हाँ, उसको सपोर्ट, उसने बोला था वो सारी हाइपोथेसिस सही है। तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ डेवलप हुए? चाइना। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले चाइना में आए, बहुत पहले चाइना में आ चुका था। यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा है इस पीरियड में, मतलब यूरोप में आ रहा है वो टेक्नोलॉजी। चाइना पहले से डेवलप कर चुकी थी प्रिंटिंग प्रेस। तो यही तो उनके साथ प्रॉब्लम था ना, जब वो दुनिया घूमते थे तो वो देखते थे कि बाकी सोसाइटीज़ कई चीज़ों में उनसे बहुत आगे है। तो वो जो अपने आप को डेवलप्ड बोलते हैं या बोलते हैं कि उन्हीं का रिलीजन सही है या उन्हीं के आइडिया ऑफ गॉड सही है, तो उसको क्वेश्चन करने लग गए थे। अब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस लेकिन पब्लिश क्या करती है उस टाइम? कौन से बुक्स? बाइबल। एक ही बुक ही था बाइबल, जिसको वो पब्लिश कर सकते थे। तो अब बाइबल उस टाइम लिखा जाता था लैटिन और ग्रीक में। दो ही लैंग्वेज थे बाइबल को जिसमें पढ़ा जा सकता था, लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक थे एलीट लैंग्वेज, वो बस प्रीस्ट को आते थे। जैसे संस्कृत है तो बस प्रीस्ट को आता है ना, तो लैटिन और ग्रीक भी बस प्रीस्ट को आते थे। तो ये क्या करेंगे, उसी टाइम आपका आएगा जिसको हम कल देखेंगे डिटेल में, रिलीजियस रिफॉर्मेशन का आइडिया आएगा। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जब होगा वहां पे, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन अलाउ करेगा इनको कि आप बाइबल को किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। तो जर्मन में भी पढ़ सकते हो, फ्रेंच में भी पढ़ सकते हो, सब। तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, अब जर्मन में ट्रांसलेट होगा, फ्रेंच में ट्रांसलेट होगा, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में बुक्स पब्लिश होनी पहले बार चालू होगी। उससे पहले जो भी बुक पब्लिश होगी वो किस में होगी? लैटिन ग्रीक में। और लैटिन ग्रीक में बाइबल ही बिकेगा, बाकी अगर बुक लिखते हो तो कोई समझ ही नहीं सकता उसको। तो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट चालू हुआ और वर्नाकुलर्स में नए नए टेक्स्ट लिखने लग गए लोग। तो वर्नाकुलर्स में जब टेक्स्ट लिखे जाएंगे तो उसका रीडरशिप इंक्रीज हो गया, और जब रीडरशिप इंक्रीज हुआ देन जो ये इंटेलेक्चुअल्स थे वो पैम्पलेट्स लिखने लग गए। पैम्पलेट्स जैसे आज के डेट में तो उतना उसका रोल नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, हमेशा से आया मॉडर्न टाइम में। कुछ भी हुआ पैम्पलेट लिखो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी एक पैम्पलेट ही है। तो पैम्पलेट लिखे जाए, वोल्टायर, ये सब सारे क्या लिखेंगे? पैम्पलेट्स लिखेंगे। वो लिखेंगे, वो प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश होगी, और पब्लिश होके स्मगल करके वो लोगों तक पहुंचाने चालू कर देंगे। अब उनका रिलीजन का डर ही खत्म हो गया। आप हैंड राइटिंग पहचान सकते हो ना, प्रिंटिंग प्रेस में क्या पहचान लोगे? नाम वो लिखते नहीं थे उसमें, पैम्पलेट में कुछ भी लिख देते थे। तो अभी भी होता है ना कि बहुत सारे वर्क को आज माना जाता है कि इसने ये वोल्टायर का लिखा हुआ था या उसका लिखा हुआ था, जब आप मिलते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, यही सब जो आइडियाज़ थे उसको प्रोपोगेट करना चालू कर दिया सोसाइटी में, पैम्पलेट्स के थ्रू। इंडिया में भी आप देखोगे ना, प्रिंटिंग प्रेस आएगा तो विलेजेज में जो भी पढ़ा लिखा है वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा और सारे लोग सुनेंगे। अब उनको ये सब भी पता लगने लग गया कि चर्च किसको पनिश कर रहा है और किस चीज़ के लिए पनिश कर रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आने लग गए। तो यहाँ से अब क्या होगा, एक मास जो है वो इस डेवलपमेंट का पार्ट हो जाएगा। पहले वो परेशान था ही रिलीजियस रूल्स, तो उसको टैक्स बहुत अधिक पे करना पड़ता था। अब उसको एक आउटलेट मिलेगा। आउटलेट किस लिए मिलेगा? आउटलेट मिलेगा जिससे वो इनको काउंटर कर सकता है। और जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने चालू होगी तो उस टाइम उनका एक और सिस्टम चालू होगा। साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म किससे आ रहा है? जो सी रूट से लोग जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? मर्केंटलिज्म आएगा। अर्लियर फॉर्म्स ऑफ क्या होता है मर्केंटलिज्म? आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आप लोगों का? अच्छा नहीं हुआ तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, वो बेसिकली इट वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म होता है जैसे ब्रिटेन हम पे रूल कर रही थी,
तो ब्रिटेन वही पॉलिसीज बनाएगी, जिस ब्रिटेन के जो बिजनेसमैन होंगे वही पॉलिसी बनाएंगे जिससे मदर कंट्री को प्रॉफिट हो। तो वो क्या करें क्या करेंगे, अगर इंडियन सस्ते प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उस पर टैक्स लगा देंगे कि आपको बाहर बेचना है तो ये टैक्स लगेगा तभी आप बेच सकते हो। उनके गुड्स जब आएंगे तो उसको टैक्स फ्री कर देंगे। तो मर्केंटलिज्म क्या है कि बहुत इनिशियल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है कि हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिससे होगा तभी तो मदर कंट्री जाएगी, तो मर्केंटलिज्म उसका एक प्रोसेस होगा। तो ये सब चीज़ें इमर्ज होने लगी क्योंकि ट्रेड रूट्स के थ्रू लोगों को ये पता चला कि थ्रू these businesses, these trades, they can earn more profit, way more profit than agriculture. दूसरा क्या हो गया कि कैपिटलिज्म के इमरजेंस में एक तो ये था प्रॉफिट इंक्रीज हो गया इससे, हाँ एक्सप्लॉयटेशन तो था ही उस टाइम, अभी उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है कैपिटलिज्म। और कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा। ब्लैक डेथ, पता है आपको ब्लैक डेथ यूरोप में? प्लेग फैल जाता है और अराउंड 1/3 पॉपुलेशन जो है प्लेग से अफेक्टेड होता है, बहुत अधिक लोगों की डेथ होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, लेबर मिलना मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चर क्या है, लेबर इंटेंसिव काम है, क्योंकि उस टाइम मशीन तो थे नहीं, तो कितना लेबर इंटेंसिव होगा। और ब्लैक डेथ के कारण क्या होता है, यूरोप में जब प्लेग फैलता है और इतने अधिक डेथ होते हैं तो उनके पास लेबर नहीं होते हैं। तो जब लेबर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक वे जो है वो चेंज करना चालू कर देते हैं। तो किस चीज़ का होगा, एक नया मार्केट क्रिएट होगा। मार्केट क्रिएट होगा गुड्स का, कुछ कुछ गुड्स के प्राइस, जैसे ज्वेलरी का मार्केट क्रिएट होगा, स्पाइसेस का मार्केट क्रिएट होगा, कॉटन का मार्केट क्रिएट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यूरोप में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, बाहर से लाएंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलिज्म का इमर्जेंस हमको दिखेगा। तो अभी तक क्या सब चेंजेज हुए, इंटेलेक्चुअल आइडियाज में चेंजेज हुए। इंटेलेक्चुअल आइडियाज में क्या चेंजेज हुए बताइए। कि साइंस को एक वो मिल गया, प्राइमरी लोकेशन मिल गया, रिलीजन का आइडिया कम हो गया। जोग्राफिकल आइडियाज में क्या चेंजेज आए, ट्रेड रूट्स एमर्ज हुए और क्यूरियोसिटी इंक्रीज हुई लोगों की कि कैसे कैसे। हाँ हाँ, सोशियो में जब भी पढ़ना है तो जैसे आप जीएस में पढ़ते हो उस तरह नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज हो रहे हैं, एक मास के बिहेवियर में क्या है। ट्रेड रूट से क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, साइंस और भी इंक्रीज हो रहा है कि आप अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी बना रहे हो जिससे आप दूर दूर तक जा सको। हाँ, क्यूरियोसिटी हो रही है और लोग क्रिटिकल थिंकिंग ला रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर गॉड ने सबको बनाया तो हर जगह का रिलीजन एक जैसा क्यों नहीं है, अगर गॉड ने बस हम ही को बनाया तो ये हम लोगों से बेहतर क्यों है, मिडिल ईस्ट वाले हमसे बेहतर क्यों है। जो ट्रेडर्स जा रहे थे जो आपको पता है कैप्टन, कैप्टन का मीनिंग क्या होता है, वहीं से मर्ज होता है टर्म कैप्टन। क्या, शिप का ओनर होता था कैप्टन। तो जो कैप्टन होगा, नहीं वो हेड करता था। तो जनरली शिप जब बनता था तो ओनर खुद ले जाता था शिप को, तो ओनर को कैप्टन बोलते थे। धीरे धीरे जब कैपिटलिज्म और प्रोग्रेस हुई तो अब कैप्टन क्या हो गया, जब से ओनर के पास बहुत सारे शिप्स हो गए तो अब कैप्टन एक पोस्ट हो गया। तो कैप्टन का जो ओरिजिन है कहाँ से, ओनर ऑफ द शिप। आप देखना फिल्म हॉलीवुड की जो पुरानी पीरियड फिल्म्स हैं, तो जो ओनर होगा वही कैप्टन बन के अपने शिप पे होगा। अगर 3-4 शिप्स हैं तो वो क्या होंगे, कैप्टन का शिप सबसे आगे चलेगा क्योंकि वो ओनर है, सारे शिप्स का ओनर है। तो ये लोग जब जाने लगे तो इनको उससे चेंजेज आने लगे। साइंटिफिक चेंजेज क्या है कि बाइबल को सीधा काउंटर ही कर दिया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को काउंटर कर दिया, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है उसको काउंटर कर दिया। तो यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस क्या कर दिए, इन्हीं आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो वहाँ से एक न्यू थॉट प्रोसेस इमर्ज होगा। अब ये न्यू थॉट प्रोसेस कहाँ जाएगा,
क्या करेगा न्यू थॉट प्रोसेस? चर्च के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ क्वेश्चन करेंगे। और अब जो क्वेश्चनिंग होगा अब वो लिटरेचर और आर्ट्स में नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास प्रिंटिंग प्रेस है। तो अब पॉलिटिकल लिटरेचर्स लिखे जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं। अब वो स्टेट के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, स्टेट कैसा होना, वो प्रिस्क्रिप्शन देना चालू कर देंगे कि स्टेट का नेचर ऐसा होना चाहिए। जैसे रिलीजन प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसी तरह वो उसको काउंटर करते हुए नया वे कि न्यू सोसाइटी कैसी होगी उसके बारे में लिखना वो चालू कर देंगे। तो वो हमको क्या देगा? वो हमको एनलाइटनमेंट देगा। ये क्या था? रेनासा था, रीबर्थ था ह्यूमन का। क्यों? ह्यूमन डेड हो चुका था डार्क एज में। डेड क्यों हो चुका था? क्योंकि उसका वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर रहा था। ह्यूमंस को बाकी स्पीसीज से क्यों अलग करते हैं? क्योंकि हमारे पास थिंकिंग है, और थिंकिंग प्रोसेस क्या क्रिएट करता है? साइंस क्रिएट करता है ना, तभी तो हम अलग है। सोचता तो जानवर भी है, लेकिन वो साइंटिफिक वे में वो नहीं सोच सकता, वो इंस्टिंक्ट पे सोचेगा। हम क्या करेंगे? हम डेटा पे सोचते हैं, मॉडल्स पे सोचते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा? साइंस जो है वो सेंटर स्टेज पे आ जाएगा, और सब बोल देंगे कि वही पॉलिटिकल फिलॉसफी मानी जाएगी, वही इंस्टीट्यूशन माना जाएगा जो इंस्टीट्यूशन का साइंटिफिक होगा। हाँ, नहीं, एनलाइटनमेंट में भी डेथ होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक डेथ होगा। जैसे वोल्टायर है, वो अपने नाम से लिखता ही नहीं था। और लेकिन अब लिखने वाले, अब एक चीज़ आप और देखना कि हमेशा जो राइटर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अपर क्लास से आते हैं। नॉवेल्स होते हैं वो, क्योंकि उनको एजुकेशन एजुकेशन पहले क्या था? पहले मास एजुकेट नहीं हो सकता था, क्लास एजुकेशन होता था कि राजा और नोवेल्टी के जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे। हाँ, वो भी स्पेशली मेन, वुमेन की एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं था। रेनासा में ही यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होंगे, पहली बार यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट होंगे। जो आप मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ देखते हो ना यूरोप की, वो सारे रेनासा में क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि रेनासा में लोग बोलेंगे कि हमको एजुकेशन को डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअल थॉट्स को डेवलप करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ किन के लिए क्रिएट हो रहे हैं? यही नोबेल जो है, नोबेल उनके जो चिल्ड्रन है, जो किंग है उनके जो चिल्ड्रन है, उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट होंगे। तो ये जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और रेनासा थॉट को ही पढ़ेंगे, तो उसको पॉलिटिकल वेज में लिखेंगे। क्या? मास मास को अलाउड ही नहीं था ना, क्योंकि मास क्यों जाएगा एजुकेशन? उसके लिए कोई मीनिंग नहीं थी ना एजुकेशन की। क्या? हाँ, तो जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है तो सोसाइटी में सबसे अधिक परेशान कौन होता है? रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे हो सकते हैं, क्योंकि वो बिलीफ पे बेस्ड है। और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब अगर आप साइंटिफिक खोजने जो तो भी नहीं मिल सकता। तो अब यहाँ पे चर्च क्या करेगा? चर्च इंक्विजिशन कोर्ट्स में पनिशमेंट देना चालू करेगा। लेकिन अगर आप पनिशमेंट अधिक लोगों को देंगे तो मासेस के पास प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पहुंच गया है, तो वो रिवोल्ट करेंगे। तो वो कहाँ दिखेगा वो रिवोल्ट? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। किंग्स का पावर भी अब कम होगा ना। अब लोग किंग को भी तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अब ये बोल देंगे कि हमको मोनार्की चाहिए ही नहीं। वो बोलेंगे, आप देखो वहाँ पे मैग्ना कार्टा आ गया इंग्लैंड में। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ फ्रांस में बोलेंगे कि अगर मोनार्की भी होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, कि मतलब मोनार्क भी रूल फॉलो करेगा। और ये सब अब नहीं चलेगा कि मोनार्क डिवाइन है और वो सब हाफ डिवाइन है, वो सब आइडियाज़ ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। तो जो भी रिलीजियस आइडियाज़ पहले क्या करते थे? हमारे वर्ल्ड को सेव करते थे। यूरोप में रिलीजियस आइडियाज़ सेव करते थे। अब कौन से आइडियाज़ सेव करने लगे? अब नए प्रोडक्ट्स बिकने लगे मार्केट में। अब सिंपल है ना कि आपने वो देखी है, एक डॉक्यूमेंट्री है अफ्रीकन, एक ट्राइब है उस पर, द गॉड्स कुछ करके है, अब वो बाद में बता दें उसका नाम। उसमें क्या होता है कि एक फ्लाइट जाते रहती है, ऊपर से कोक का एक बॉटल गिर जाता है नीचे। देखा है आपने? नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री उसके शॉर्ट वो जो है सो इस पे है, क्या यूट्यूब पे उसके छोटे छोटे डाले हैं। हाँ, तो वो अब क्या है कि कोई भी नया ऑब्जेक्ट किसी भी सोसाइटी में आएगा तो हम मीनिंग देंगे अपने हिसाब से। हाँ, तो वो उसको, अब वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट आने से क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गई ना। अब यहाँ पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सोसाइटी में। बुक्स आने चालू हो गए इस प्रिंटिंग प्रेस से।
पहले बुक्स क्या होते, हाथ से लिखे जाते थे, अब क्या हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस से बुक आ रहा है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, मशीन्स बन रहे हैं, तो उससे लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी। उन्होंने बोला यार ये तो गॉड से भी अधिक पावरफुल चीज़ है, टेक्नोलॉजी तो सबसे अधिक पावरफुल चीज़ होती है ना। पैम्पलेट सब चीज़ों के लिए होते हैं, लेकिन पैम्पलेट एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो चेंज के लिए ही होगा। पॉलिटिकल कोई भी चीज़ है, मतलब वो चेंज लाना चाहता है, तो वो स्टेटस को ब्रेक करना चाहता है। हाँ, तो मेनली वो अपोज करने, क्योंकि जो सपोर्ट करने के लिए तो आप वैसे भी लिख सकते हो ना, आपको डर नहीं है ना उसको। तो यहाँ से हम किस पे जाएंगे, एनलाइटनमेंट के थॉट पे जाएंगे। तो एनलाइटनमेंट का थॉट आएगा तो अब हम फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, ये लोग साफ बोल देंगे अब फिलॉसफी कोई काम नहीं है। अब फिलॉसफी भी क्या होगी, एम्पेरिकल फिलॉसफी होगी। तो यहाँ से मेथड्स डेवलप होंगे, मेथड्स कि हम सोसाइटी को पढ़े कैसे, हम जो है किसी भी मोनार्की स्टेट इनको देखे कैसे, तो मेथड्स बनाएंगे। और वो मेथड्स क्या होंगे, वो ह्यूमन मेड मेथड्स होंगे। इसी में एक बहुत फेमस आएगा, कल हम लोग देखेंगे इसको, रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट ये बोलेगा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मीन्स माई एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन माई थिंकिंग। अगर ह्यूमंस थिंक करना सोच दे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बोलेगा माइंड जो हमारा है वो बॉडी से अलग है। और इसी थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है साइंटिफिक मेथड्स का, कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होने चाहिए। इसको वो बहुत यूज होता है ये सेंटेंस। एगिटो कॉर्गिटो सम, अटलांटा ओलंपिक जब हुआ था तो उसका ये मोटो था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यहाँ से एनलाइटनमेंट थॉट अब क्या होगा, अब पॉलिटिकल होगा। अब ये लोग बात करना चालू कर देंगे कि सोसाइटी अरेंज कैसे हो, लॉज कैसे क्रिएट हो। और लॉज अब क्या, ह्यूमन सेंट्रिक, मास सेंट्रिक, कॉमन आदमी। अब यही एनलाइटनमेंट थॉट जब पॉपुलर होगा तो क्या होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस सब चीज़ों की बात करेगा, इक्वालिटी की बात करेगा, लिबर्टी की बात करेगा। रिलीजन कभी भी इक्वालिटी की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि गॉड हमेशा पावरफुल होगा ह्यूमन से। प्रिस्ट जो होगा कॉमन मास से पावरफुल होगा, क्योंकि उसके पास वो क्या है, प्रिस्ट मीडिएट करता है, प्रिस्ट मीडिएट बिटवीन मासेस एंड गॉड, तो वो पावरफुल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये बोलेंगे कोई नहीं, आप अपना प्रिस्ट बनो, हमको कुछ और बनना है, लेकिन हम दोनों इक्वल रहेंगे। सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल डेवलप होगा। तो कल हम लोग इसको देखेंगे कि हाउ रेनासा लेड टू एनलाइटनमेंट थॉट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड फाइनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा उसके बाद पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाएगा। हम सब कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे, एशिया अफ्रीका पूरी तरह कॉलोनाइज्ड हो जाएगी, यूरोप ऑल पावरफुल हो जाएगा, यूरोप डिक्टेट करेगा रूल्स, आज तक डिक्टेट कर रहा है उसके बाद। और फिर 2 वॉर्स होंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और उसके बाद ये थक जाएंगे तो कोल्ड वॉर करने लग जाएंगे। तो उस तरह से इमर्ज हो। कल इसको देखेंगे। थैंक यू। और इसके जो वो नोट्स भी हैं, जो डिक्टेशन जो है वो कल हम करवा देंगे रेनासा का, क्योंकि आपके पास एक जगह वो रहेगा तो आप कभी आंसर